नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया। स्वागत है आपका इस रिवीजन सेशन में ऑन स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। क्या आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं? देन लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 1। सो फटाफट खोलिए अपनी मैजिक बुक और चलिए चलते हैं अपने मैजिक पे। सो ऑल ऑफ अस नो दैट अब क्या करना है आप लोग, जितने भी पुराने मेरे रिवीजन सेशंस है, चैप्टर 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12 सब चैप्टर्स के मैं 8 रिवीजन लेक्चर्स डाल चुका हूं। प्लीज वॉच देम आउट, ठीक है। एंड अब आ रहे हैं अपन लोग चैप्टर नंबर 1 पे। द रीजन फॉर टेकिंग इट सो लेट इज वेरी मच सिंपल। जैसा आप यहाँ पे वेटेज देख पा रहे हो, जितने भी चैप्टर्स है उसमें सबसे लीस्ट वेटेड चैप्टर है चैप्टर नंबर 1। एंड दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि ठीक है, अभी फिलहाल सी रिवीजन में फोकस होता है एग्जाम ओरिएंटेडनेस। सो एग्जाम ओरिएंटेडनेस के हिसाब से दिस चैप्टर इज वेरी मच सिंपल। प्लस इतना इंस्टीट्यूट ने उसको वेटेज नहीं दिया है, एक्सपेरिमेंट नहीं किया, बट नॉनदलेस इंस्टीट्यूट है। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट एनीथिंग, हो सकता है आपके अटेम्प्ट में 20-25 मार्क का आ जाए। सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। अब अपन वही स्टार्ट करेंगे। अगर मैं इसकी वेटेज की बात करूं तो एक बार आया था मेन 19 में क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए। 10 मार्क्स के लिए जब आया था तो सीधा क्वेश्चन नंबर 1 ही इंस्टीट्यूट ने उसको पूछ लिया। तो देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ गया, ऐसी बात बोल सकते हो आप चैप्टर 1 के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 1 था विच वॉज ऑफ 10 मार्क्स वैल्यू चेन एनालिसिस के ऊपर। सो वैल्यू चेन एनालिसिस के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। एंड उसी के साथ में एक चैप्टर 8 का परफॉर्मेंस प्रिज्म का कनेक्टेड क्वेश्चन था। एंड देन जुलाई 21 में 5 मार्क्स का इंस्टीट्यूट ने पूछा विच वॉज अ मैच द फॉलोइंग काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। सो वैल्यू शॉप मॉडल करके एक कॉन्सेप्ट है, मतलब सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री में वैल्यू चेन एनालिसिस कैसे अप्लाई होता है, उसके ऊपर 5 मार्क्स का क्वेश्चन वॉज आस्क्ड। सो दैट्स अबाउट दिस चैप्टर सो फार, ठीक है। अगर इसका अपन कंटेंट देखें तो वेरी मच मैनेजेबल है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। चलो आओ मैं आप लोग को थोड़ा कंटेंट बता देता हूँ इसका। सो इट स्टार्ट्स विद अ डिस्कशन ऑफ ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट कि भाई ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, एंड ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स क्या थी। देखो, कोई भी चीज में प्रॉब्लम हो तब भी जाके नई चीज आती है, गिविंग राइज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इज वैल्यू चेन एनालिसिस। वैल्यू चेन एनालिसिस के और कंपोनेंट्स फिर डिस्कस करने, जैसे पोर्टर्स 5 फोर्सेस, कोर कॉम्पिटेंसीज है, सेगमेंटेशन एनालिसिस है, सुपीरियर परफॉर्मेंस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। वैल्यू चेन एनालिसिस को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए कैसे यूज किया जा सकता है। लास्ट में है एक सेकेंड लास्ट है विजन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वैल्यू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। एंड फिर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आई विल से वैल्यू शॉप मॉडल, जिसको कहते हैं सर्विस इंडस्ट्री के लिए वैल्यू चेन एनालिसिस कैसे किया जाता है। एंड रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग एज सच, बिकॉज ये चैप्टर नंबर 1 है तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट को बताना था कि भाई हाँ, मैनेजमेंट अकाउंटेंट के लिए स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। तो कुछ पॉइंट्स है रिलेटेड टू दैट, एंड दैट्स वेयर वी एंड दिस चैप्टर। बहुत सिंपल है, एकदम फटाफट हो जाएगा। जैसे कि आप देखोगे एग्जाम में भी, इफ यू आस्क मी, मैं इसको लास्ट प्रायोरिटी दूंगा, बिकॉज चांसेस है कि जो टिपिकल क्वेश्चन आएंगे ना, व्हाट आई फील इज आप खुद के लैंग्वेज में भी लिख पाओगे उसको। एक दो बार इसका रिवीजन लेक्चर सुन लिया ना, यू विल बी डन एंड डस्टेड। तो चलो भाई, ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट with this small weighted chapter, small in terms of quantity as well. Let's get it done and dusted. चलो तो स्टार्ट कर रहे हैं अपन लोग पहले कॉन्सेप्ट से, विच इज ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट। तो मैंने आपको जैसा बताया कि कोई भी चीज नई तभी आती है जब पुरानी चीज इज नॉट दैट यूजफुल। अगर मैं आपको एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो पहले ना खाली सोल प्रोप्राइटर हुआ करता था, फिर पार्टनरशिप फॉर्म आई। पर पार्टनरशिप फॉर्म में भी कुछ लिमिटेशंस थे, जिससे प्राइवेट लिमिटेड आई, उसके लिमिटेशंस को दूर करने के लिए ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज आई। सो दैट्स वेयर अब उसमें भी एक वन पर्सन कंपनी, ओपीसी जिसको बोलते हैं, वो भी एक कॉन्सेप्ट आ गया। सो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, जैसा कहते हैं। सो वैसा ही कुछ यहाँ पे ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट के साथ है। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट स्टार्टेड फेसिंग सर्टेन इश्यूज, जैसे जैसे मार्केट एक्सपांड होते जा रहा है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस होते जा रहे हैं, ग्लोबली कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ते जा रहा है, वैसे अपना ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट कॉम्पीट नहीं कर पा रहा था। एंड दैट्स वेयर स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करने की बहुत जरूरत थी। सो व्हाट वाज ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट? उसमें क्या होता था, आपका
फोकस होता था बस कॉस्ट कटिंग के ऊपर, कॉस्ट कट करो, कॉस्ट रिडक्शन करो, और आपका एक शॉर्ट टर्म फोकस होता था कि भाई कैसे भी करके अपन अगर कॉस्ट को कट कर दिया या कॉस्ट कम कर दिया, देन इन दैट केस वी आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। वेर एज स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या बोलता है कि भाई कॉस्ट को मैनेज करो, ठीक है ना, एंड हैव अ लॉन्ग टर्म इंटेंट। स्ट्रेटेजी का मतलब ही होता है लॉन्ग टर्म, ठीक है ना, कोई भी आप आदमी स्ट्रेटेजी बनाता है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बनाता है, वो एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाता है। से फॉर एग्जांपल इंडियन क्रिकेट टीम की अगर मैं बात करता हूं तो व्हेन दे आर मेकिंग अ टीम, दे थिंक ऑफ द नेक्स्ट वर्ल्ड कप, एंड उस वर्ल्ड कप के हिसाब से वो लोग पूरा अपना कॉम्बिनेशन रखते हैं कि कितने एक्सपीरियंस प्लेयर्स होने चाहिए, कितने यंग प्लेयर्स होने चाहिए, एंड ऑल ऑफ दैट। इन द सेम वे कंपनी भी अगर कुछ सोचती है तो वो 1 या 2 साल के लिए नहीं सोचती है, इट इज अ गोइंग कंसर्न, ये अपना बेसिक कॉन्सेप्ट है ब्रदर, तो 5 साल के लिए आगे का प्लानिंग होता है। इसीलिए तो आज की तारीख में कंपनीज लाइक जोमैटो, पेटीएम, नाइका, ये सब इतने वैल्यूड है एंड स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है एट बिलियंस ऑफ डॉलर्स। व्हाई? इनका प्रॉफिटेबिलिटी देख लो, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ जोमैटो इज व्हाट, 10 लाख रुपीज भी नहीं होगा उसका, बट उसका वैल्यूएशन देखो 10,000 करोड़ है। नाइका का प्रॉफिट 50 करोड़ भी नहीं है, बट उसका वैल्यूएशन देखो 15,000 करोड़ है। सो इज द केस विद पेटीएम। क्यों? बिकॉज दे हैव अ स्ट्रेटेजी, एंड वो स्ट्रेटेजी के साथ वो लोग चल रहे हैं कि उनको पता है कि आने वाले 10 साल में ब्रेक इवन पॉइंट भी हो जाएगा अचीव, एंड एट द सेम टाइम दे विल एंश्योर हायर प्रॉफिटेबिलिटी टू द स्टेक होल्डर्स एज वेल। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन traditional cost management and strategic cost management. Strategic cost management focuses on things which are visionary. So एक विजन के साथ कॉस्ट को कैसे मैनेज करना है। अगर कॉस्ट इंकर कर रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट को हमेशा प्रॉब्लम होती थी, अरे ये कॉस्ट क्यों इंकर कर रहे हो, ये कॉस्ट क्यों इंकर कर रहे हो। समझो फॉर एग्जांपल जेपी मॉर्गन है, मैं काम कर चुका हूं, तो हमारे यहाँ पे ना ट्रेनिंग के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता था। तो अब यही मैंने आर्टिकलशिप किया एक टिपिकल इंडियन फर्म में, तो वहां पे हमारे को ट्रेनिंग नहीं मिलती थी। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि अगर ट्रेनिंग दिलवाएंगे देन इन दैट केस इट विल रिजल्ट इनटू अ कॉस्ट। अब वो कॉस्ट इंकर करना ही नहीं है। यहाँ पे जेपी मॉर्गन में उनका मल्टीनेशनल कंपनी थी, तो उनका थिंकिंग प्रोसेस क्या था कि भाई इनको ट्रेनिंग करवाओ, एवरी 3 मंथ्स कुछ ना कुछ मेरे को नया ट्रेनिंग मिला है, जैसे फाइनेंशियल मॉडलिंग है, इक्विटी एनालिसिस है, तो ये सब ट्रेनिंग होता था जिससे मेरा माइंड और डेवलप होता था, विच यूज टू हेल्प व्हेन मैं क्लाइंट से बात कर रहा हूँ, जिसकी वजह से एंड ऑफ द डे क्लाइंट का पोर्टफोलियो इन जेपी मॉर्गन इन्वेस्टमेंट यूज टू इंक्रीज, एंड ओवरऑल मेरा भी ट्रेनिंग हो गया, मेरे को मेरा माइंड डेवलप हो गया, एट द सेम टाइम जेपी मॉर्गन को भी ह्यूज लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल गया, एंड दे आल्सो यूज टू ग्रो। सो दिस इज व्हाट स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट इज। ट्रेनिंग करवाओ, बट वो ट्रेनिंग से कितना अपने को बेनिफिट निकलवाना है ना, दैट्स व्हाट स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट इज। मतलब 2 लाख का खर्चा करवा के 20 लाख का रेवेन्यू निकलवाएंगे, दिस इज व्हाट स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट इज। वेयर एज ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट क्या बोलते हैं, नहीं नहीं 2 लाख का खर्चा क्यों करवाना है, चलो 2 लाख का खर्चा बचा लिया, हो गया अपना काम। सो समझ रहे हो, ये 3 लाइन ऑफ डिफरेंस क्लियर या करने के लिए आया स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। आइए, ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट क्या था भाई, फुल फोकस क्या था, इन्वॉल्व्स एलोकेशन ऑफ कॉस्ट एंड ओवरहेड्स टू प्रोडक्शन। तो टिपिकल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करते थे। आप लोग ने मेरा चैप्टर 10 का वीडियो देखा होगा, जहां पे मैंने बताया कि भाई टिपिकल उनका ये है कि भाई 5 प्रोडक्ट्स है, 5 प्रोडक्ट में डिवाइड कर दो, एलोकेट ओवरहेड्स टू द प्रोडक्शन। दे नेवर यूज टू रैशनलाइज कि कौन सा प्रोडक्ट मेरे को कितना प्रॉफिटेबिलिटी दे रहा है, उस हिसाब से उसको चार्ज करना चाहिए जितना वो कॉस्ट ड्राइवर कंज्यूम कर रहा है। अभी अंडरस्टैंडिंग? सो involves allocation of cost and overheads to production, focus is on cost control and cost reduction only। देखो ऐसा नहीं है कि स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन पे फोकस नहीं करता है, करता है, बट एट द सेम टाइम उसके अलावा भी देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स विच स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट फोकसेस ऑन, लाइक प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, लाइक कॉस्ट लीडरशिप, लाइक सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। वो सब चीजों पे ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट थोड़ा फीका पड़ जाता है, एंड दैट्स वेयर एससीएम वाज इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, सो ओल्ड मेथड क्या कहता था, फोकस क्या होता था, ओनली वन थिंग, एंड दैट इज एलोकेशन ऑफ कॉस्ट एंड ओवरहेड्स टू प्रोडक्शन। बस वही करो, फोकस इज ऑन कॉस्ट कंट्रोल एंड रिडक्शन ओनली, बेस्ड ऑन वेरिएंस एनालिसिस एंड करेक्टिव एक्शन। मतलब कुछ गलती हो गई उसको करेक्ट कर लो। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट काफी प्रोएक्टिव है, इट विल रीड द मार्केट इन एडवांस एंड उस हिसाब से अपने प्रोएक्टिव डिसीजंस लेगा। ड्रॉबैक की मैं अगर बात करूं तो जैसा मैंने बोला कि रिएक्टिव अप्रोच है। सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर आपको चाहिए तो नोकिया एंड इज द बेस्ट एग्जांपल दैट वी कैन सी। सो नोकिया ने रिएक्टिव अप्रोच लिया,
इट वॉज अ मार्केट लीडर, 40% मार्केट, ग्लोबल मार्केट शेयर था नोकिया के पास, बट उसके बाद भी इट डिड नॉट गेट इनटू द स्मार्टफोन इंडस्ट्री। वही टिपिकल मोबाइल फोन्स बना रहा था, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं किया। फिर बाद में जब एप्पल, सैमसंग और ये बाकी सब प्लेयर्स ने अपग्रेड करना चालू किया, तब नोकिया को रियलाइज हुआ कि ओ हमको भी स्मार्टफोन लाना पड़ेगा, बट बाय दैट टाइम इट वाज टू लेट। तो क्या था, वो रिएक्टिव अप्रोच था। सेकेंड, शॉर्ट टर्म आउटलुक, अगेन ऑलमोस्ट द सेम थिंग। उनको शॉर्ट टर्म में देवर गेटिंग ह्यूज नंबर ऑफ कस्टमर्स, बट उनको रियलाइज नहीं हुआ कि लॉन्ग टर्म में उसका क्या इंपैक्ट आएगा। ये जो अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, ये सबका क्या है, एक लॉन्ग टर्म आउटलुक के साथ ये लोग काम करते हैं। excessive focus on cost reduction, as I discussed, limited focus on revision and improvisation. बेस्ट एग्जांपल इज बजाज स्कूटर्स, ठीक है ना। बजाज स्कूटर्स एकदम टिपिकल रेंज ऑफ स्कूटर्स बनाता था, इंडिया में बहुत अच्छे चलते थे, बट देन टाइम्स चेंज, होंडा एक्टिवा आया, फिर बाद में देयर वर सो मेनी मल्टीनेशनल कंपनीज विद वेरी बेटर engines, engine oils and all of that. बजाज स्कूटर डिड नॉट अपग्रेड इटसेल्फ, गॉट वाइप्ड आउट ऑफ द मार्केट। क्यों? क्योंकि अपने प्रोडक्ट को इम्प्रोवाइज नहीं किया। समझ रहे हो, अपने प्रोडक्ट को इम्प्रोवाइज नहीं किया। इग्नोर डायनामिक्स ऑफ मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक्स। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कोडैक कैमरा, ठीक है ना। आप लोग सब लोग ने कोडैक कैमरा देखा होगा बचपन में। पहले तो डिजिटाइज्ड फोटोज नहीं आती थी ना। आज की तारीख में तो मैं मेरे मोबाइल में एक झटके में 50 फोटो खींच लूंगा, स्टोर कर लूंगा, कोई टेंशन नहीं है। पहले तो एक ही कोडैक से खींचते थे। कोडैक ऑल्सो हैज अ मेजर ग्लोबल मार्केट शेयर। उसने रियलाइज ही नहीं किया कि कब जो कैमरा इंडस्ट्री है वो फिजिकल से डिजिटाइज हो रही है, डिजिटाइज से मोबाइल में कन्वर्ट हो रही है, एंड इतना बड़ा ग्लोबल मार्केट शेयर होने के बाद भी आप बाहर हो गए। क्यों? क्योंकि आपने डायनामिक्स ऑफ मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक्स, मार्केट में क्या चल रहा है उसको आपने ध्यान ही नहीं दिया। इग्नोर्स मार्केट कंपटीशन, ग्रोथ एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट। भाई कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा ना। सो स्मार्टफोन इंडस्ट्री आ रहा है, या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो चेंज आ रहा है, विच इज चेंज फ्रॉम नॉर्मल व्हीकल्स टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू ड्राइवरलेस व्हीकल्स, ये सब चेंज के साथ अगर आप अडॉप्ट नहीं कर पाओगे, अगेन यू विल बी ओवर एंड आउट, पता भी नहीं चलेगा। सो दैट्स वेयर ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट को हटने की बहुत जरूरत थी, एंड फोकस वाज ऑन स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। आओ फटाफट एक बार वापस से देख लेते हैं क्या इसके डिसएडवांटेजेस है। ट्रेडिशनल कॉस्ट बोलता है क्या करो पता है, जो भी कॉस्ट है ना उसको ओवरहेड्स को ट्रीट, उसके जो भी ओवरहेड्स है उसको प्रोडक्शन के बेसिस पे बस एलोकेट करते जाओ। कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर ही फोकस है। वैरिएंस एनालिसिस एंड करेक्टिव एक्शन जो भी होता है वो कर लेंगे, उतना आप काम खत्म। समझ रहे हो। ड्रॉबैक्स क्या क्या आ गया, एक रिएक्टिव अप्रोच, प्रोएक्टिव नहीं है, रिएक्टिव है। कुछ होगा उसके बाद में रिएक्ट करोगे, मार्केट से बाहर हो जाओगे, क्योंकि मार्केट आज की तारीख में बहुत भाग रहा है। यू हैव टू रन टू स्टे वेयर यू आर। सेकेंड है मेरा शॉर्ट टर्म आउटलुक, उसकी वजह से। थर्ड, एक्सेसिव फोकस, खाली कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर फोकस है। इंप्रोवाइजेशन कुछ नहीं करे, मार्केट डायनामिक्स को उन्होंने इग्नोर कर दिया। इंप्रोवाइजेशन पे कुछ नहीं, मार्केट डायनामिक्स को इग्नोर कर दिया। कंपटीशन एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट को भी इग्नोर कर दिया। एंड ये ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट के नेगेटिव्स की वजह से आया मेरा स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। लेट्स अंडरस्टैंड दैट। चलो अब समझते हैं स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एग्जैक्टली क्या होता है। सो देखो, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप देखोगे ना आज की तारीख में, देन इन दैट केस कितना ज्यादा उसमें इंप्रूवमेंट हुआ है, करेक्ट, दैट इज बिकॉज ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। सो ये यहां पे स्ट्रेटेजी की जब मैं बात कर रहा हूं, be it in terms of mobile phones, automobile cars, watch, iPads, books, anything. So focus is on continuous improvement to deliver क्या, superior quality of products। समझ रहे हो। includes purchase में, it can be in design, production, manufacturing, delivery, service, everything। एंड इंटेंट क्या है, बिजनेस का पैसा कमाओ, शेयर होल्डर के लिए वैल्यू क्रिएट करो, एंड खुद के प्रोडक्ट के लिए एक डिस्टिंक्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यू हैव टू क्रिएट। एंड वो कैसे पॉसिबल है, बाय यूजिंग द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, विच इज कॉस्ट लीडरशिप, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तीनों में से एक में भी अगर आप मास्टर हो ना, देन इन दैट केस यू विल विन इट। सबसे पहला है कॉस्ट लीडरशिप। इसका अगर मेरे को सबसे बेस्ट एग्जांपल देना है, देन इन दैट केस इज जियो। कॉस्ट लीडर बन गया है वो। कॉस्ट लीडरशिप का मतलब क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट के जितना अच्छा क्वालिटी और उससे सस्ता और कोई भी नहीं, ठीक है ना। सो आई एम नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी, बट फिर भी मैं सबसे सस्ता दे रहा हूं।
सो जियो ने यही किया, ठीक है ना, वाइफ अपना फ्री डेटा दिया, वॉइस कॉलिंग फ्री दिया, इतना सारे अच्छे सब प्लान्स दिए. सो इन द टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री इट वाज द बेस्ट एट चीपेस्ट प्राइस. सो कॉस्ट लीडरशिप. दूसरा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का अगर मेरे को बात करना हो, देन इन दैट केस एप्पल ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट किया दैट देन द होल वर्ल्ड हैड टू फॉलो यू, एंड एक इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया. आज मेरे पास एप्पल का आईफोन है, मेरे पास एप्पल वॉच है, मेरे पास एप्पल आईपॉड्स है, एप्पल आईपैड है, मैकिंटॉश है. सो एवरीथिंग इज इंटरनली कनेक्टेड. एक इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया मेरे लिए उसने. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, नेक्स्ट लेवल प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी में. एंड थर्ड इज सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. यहां पे मैं मानता हूं वन प्लस ने बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लिया है. कॉम्पिटिटिव सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब विद इन योर कॉम्पिटिटर्स आप वैल्यू फॉर मनी सबसे अच्छा दे रहे हो. सो मोबाइल इंडस्ट्री में अगर कोई वैल्यू फॉर मनी दे रहा है, सी एप्पल आई फील इज थोड़ा प्रीमियम प्रोडक्ट, ओवर प्राइज्ड है. कुछ चीजें हैं उसकी जो लाख रुपए में मिल सकती है, उसको वो 1.5 लाख में बेचता है, 1.5 लाख में बेचता है बिकॉज ऑफ अ ब्रांड. बट वैल्यू फॉर मनी की अगर मैं बात करूं, देन इन दैट केस वन प्लस इज अ ब्रांड विच गिव्स यू वैल्यू फॉर मनी. सो दिस इज व्हाट स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट डज टू यू. एक फोकस है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के ऊपर. कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करके आप क्वालिटी को अच्छा करो. देखो बिजनेस को क्या चाहिए, बिजनेस को चाहिए प्रॉफिट्स, बिजनेस को चाहिए वैल्यू फॉर शेयर होल्डर्स, बिजनेस को चाहिए डिस्टिंक्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. वो अपन लोग लाके देंगे एससीएम के थ्रू बाय यूजिंग 3 मेन प्रिंसिपल्स ऑफ एससीएम. सबसे पहला इज योर कॉस्ट लीडरशिप जियो, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एप्पल, सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वन प्लस. आई होप वी आर क्लियर. सो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के ऊपर कुछ भी लिखकर आना है, आई होप अपने को क्या करना है वी नो. नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क. सो कैसे अब इसको ये सब चीजों को अप्लाई करना है. सो डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर विद कॉस्ट इंफॉर्मेशन. फोकस क्या है, रिड्यूसिंग कॉस्ट व्हाइल स्ट्रेंथनिंग बिजनेस पोजीशन. एज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन every company is liable to incur huge amount of cost which if managed efficiently can be avoided. देखो यहाँ पे है ना, फोकस किसके ऊपर है, efficient management of costs के ऊपर. the management of cost is termed as SCM, कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ 2 केस स्टडीज. यहाँ पे 2 केस स्टडी दी है, वो मैं आपको बता देता हूँ, आप रीड कर लेना. पहला केस स्टडी में बोला है कि भाई एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जैसा यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा आपको दिख रही होगी. तो अभी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर बहुत सारे मशीन्स होते हैं, ठीक है. अब दो ऑप्शंस है मेरे पास. एक, मैं रेगुलर बेसिस पे मशीन्स को टेस्ट करवाते रहूं, चेकअप उनका करवाता रहूं, उनमें ऑयलिंग ग्रीजिंग कंटिन्यूअस बेसिस पे कुछ ना कुछ ये सब चीजें करते रहूं मैं. दूसरा ऑप्शन है मेरे पास, अगर वो खराब हो जाए विच इज कॉल्ड एज ब्रेकडाउन इन टेक्निकल लैंग्वेज, तब भी मैं उस मशीन को ठीक कराऊं. आप मेरे को बताओ क्या करना चाहिए. ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट बोलता है भाई जब खराब होगा तब देखेंगे ना, तब ठीक करा देंगे. बट वो भूल रहा है कि अगर ब्रेकडाउन हो गया देन इन दैट केस लेबर आइडल हो जाएगा, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, प्रोडक्शन बंद हो गया कस्टमर विल नॉट बी हैप्पी. जस्ट इन टाइम के अगेंस्ट है ये सब फंडामेंटल. एंड सामने अब आप स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट पे आओ, वो बोलता है कि बॉस रेगुलर बेसिस पे उसको ठीक मतलब करवाते रहो, चेकअप करवाते रहो, ग्रीजिंग ऑयलिंग वो सब रेगुलर बेसिस पे होते जाना चाहिए ताकि ब्रेकडाउन ही ना हो कभी. इनका थॉट प्रोसेस क्या देगा, लॉन्ग टर्म ब्रेकडाउन होना ही नहीं चाहिए मशीन, तो रेगुलर बेस पे उसको करवाते रहो. दिस इज कॉल्ड एज योर स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का एक फंडामेंटल है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए. वैसे ही वोडाफोन है, उसने उसको है ना, अगर वो अपने और थोड़े बहुत ब्रांचेस या उसको बोलते हैं ना कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव सेटअप्स ज्यादा करेगा ना, देन इट विल बी बेनिफिशियल. बट उनको लगता है कि नहीं 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 नहीं, ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट क्या बोलते हैं, अरे एक ब्रांच है ना अपना, और एक ब्रांच क्यों खोलना है, खर्चा होगा, छोड़ नहीं खोलना है. अरे बट वो एक ब्रांच में हो क्या रहा है, बहुत सारे कस्टमर्स एक साथ आ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि कस्टमर को जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स है दे आर नॉट एबल टू मैनेज ऑल द कस्टमर्स भड़क रहा है. अब कस्टमर्स भड़क रहा है तो एम्प्लॉइज को भी कहीं ना कहीं लग रहा है यार इतना सारा वर्क प्रेशर हमारे ऊपर आ रहा है एक साथ. सो वर्क प्रेशर एम्प्लॉय के ऊपर, कस्टमर इज नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड बिकॉज उनकी जो क्वेरीज है वो रिजॉल्व नहीं हो पा रही है. दोनों तरफ से एक डिससेटिस्फैक्शन है, कस्टमर का भी डिससेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय का भी डिससेटिस्फैक्शन, जो दोनों मेरे इतने इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है. तो अगेन स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या बोलता है, एक्सपांड करो, कस्टमर को अच्छा सेटिस्फैक्शन दो, ही विल इंक्रीज और बढ़ेगा वो तुम्हारे वर्ड ऑफ माउथ से और अच्छा होगा. एम्प्लॉय खुश रहेगा बिकॉज एम्प्लॉय को भी लगेगा हाँ चलो वर्क लाइफ बैलेंस है, बहुत ज्यादा बर्डन ऑफ वर्क नहीं है. सो दिस इज व्हाट चेंज जो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट लेकर आता है. आई होप वी आर क्लियर. इसका जो पॉइंट्स है वो आप एक बार रीड कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है. अब 4 स्टेजेस है
स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के बहुत सिंपल है। पहले सबसे पहले आप अपना जो भी स्ट्रेटेजी है वो फॉर्मुलेट करो। जैसा मैंने बोला, अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी तो वो स्ट्रेटेजी बनाएगा कि भाई हाँ, मेरे को मेरे मशीन्स का जो शेड्यूलिंग है, प्लान उसको बराबर ठीक करवाना है, कब मेंटेनेंस करवाना है, नहीं करवाना है, वो सब उसका प्लानिंग ऑफ स्ट्रेटेजीज है। वोडाफोन एज अ कस्टमर एग्जीक्यूटिव सेंटर्स उसको कितने ओपन करने हैं, नहीं करने, वो उसका प्लानिंग है। सो पहले आप वो अपना स्ट्रेटेजी जो भी आपको बनाना है वो फॉर्मुलेट कर दो, फिर बाद में कम्युनिकेट कर दो पूरे के पूरे आपके ऑर्गेनाइजेशन में। देखो, जो भी स्ट्रेटेजी बनता है ना, वो खाली एक के लिए या दो के लिए नहीं होता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो आपको पहले सेकंड आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तो सेकंड इज कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेट हो गया स्ट्रेटेजी, अब इसको इंप्लीमेंट करने का टाइम आ गया है। एंड फाइनली कंट्रोल। कंट्रोल मतलब कि भाई जो आपने स्ट्रेटेजी सोचा था, आप वो बराबर से इंप्लीमेंट कर रहे हो कि नहीं, और अगर इंप्लीमेंट हो गया है देन इन दैट केस रेगुलर बेसिस पे उसको टेस्ट करते रहो, सो दैट इट इज इन प्लेस। सो इट इज लाइक आवर स्टडीज। स्टडीज के लिए भी पहले अपने को एक स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा, भाई कौन से टाइम पे कौन सा स्टडीज कंप्लीट कर लोगे। कम्युनिकेट, ऑब्वियसली यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, खुद को आप कम्युनिकेट कर लोगे, फिर पढ़ना चालू करोगे, इंप्लीमेंट, एंड देन फिर बाद में कंट्रोल। सो आपको भी पता होगा कि भाई इतने इतने टाइम में टेस्ट सीरीज देना है, ऑल ऑफ दैट। सो ऑल this combined together is called as 4 stages of strategic cost management: formulation, communication, implementation, control। उसके नीचे है आता है, अगर आपको दिख रहा होगा, necessity of strategic cost management। पहला है cost analysis with strategic position of a company। तो क्या होता है, आपको पता चलता है कि वेयर डू यू स्टैंड। एक एनालिसिस आपको पता चलता है कि खुद का कॉस्ट कितना जा रहा है, कॉम्पिटिटर का कॉस्ट कितना हो रहा है, आप और क्या कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हो। कॉस्ट इज एनालाइज टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कंपनी का कॉस्ट स्ट्रक्चर समझ में आता है आपको। मैनेजरियल यूज ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन, एंड फाइनली क्या कॉस्ट के इंटरनल रिलेशनशिप्स है। ऑल ऑफ दैट इज you come to know through your strategic cost management। तो इसके लिए it is definitely necessary to implement in any organization। क्या पता चलता है आपको, एक strategic position आपको खुद का पता चलता है, कॉम्पिटिटिवली आप क्या बेनिफिट ला सकते हैं अपनी कंपनी के लिए, और वो एक एक कॉस्ट को आप ड्रिल डाउन कर सकते हैं। मैनेजरियल यूज ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन एंड कॉस्ट इंटरनल रिलेशनशिप्स क्या है, ये सब चीजें आपको यहां से पता चलेगी। एंड देन लास्ट है डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। वैसे तो बहुत सारे, बट जो यहाँ पे लिस्ट डाउन है वो आपको बताता हूँ, मेन वाले। सबसे पहला, ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट फोकस ही नहीं करता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। देखो ना, इधर भी उसको बोला था कि भाई तेरा प्रॉब्लम क्या है, तू इग्नोर डायनामिक्स ऑफ मार्केटिंग, इग्नोर्स कंपटीशन, मार्केट ग्रोथ, कस्टमर रिक्वायरमेंट, उससे उसको कोई लेना देना ही नहीं है। इंटरनली वो खुश है। जबकि स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट इंटरनल, देखो मेरा ये वोडाफोन वाला जो आपको एग्जांपल दिया था, तो उसमें उसने एम्प्लॉय का भी ध्यान रखा और उसमें उसने कस्टमर का भी ध्यान रखा बाय इंक्रीजिंग द कस्टमर सेंटर। सो इट इज फोकस बोथ ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। कॉस्ट एनालिसिस ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा अकाउंटिंग फोकस रहते हो कि भाई अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए, अकाउंटिंग वे में मेरे को बेनिफिट होना चाहिए। जबकि स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या बोलता है कि ठीक है, आपको थोड़ा इनिशियली लॉस भी हुआ तो चलेगा, स्ट्रेटेजिकली अगर मैं ग्रो कर पा रहा हूं देन इन दैट केस आई हैव नो इश्यूज। ठीक है। सो 3 ऑब्जेक्टिव्स: स्कोर कीपिंग, अटेंशन, मतलब मोर फोकस्ड ऑन अकाउंट्स ओरिएंटेड एक्टिविटीज। यहाँ पे कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी आप लाओगे, डिफरेंशिएशन कैसे करूं मैं अपने प्रोडक्ट के लिए, वो सब फोकस रहता है इनका। कॉस्ट ड्राइवर कॉन्सेप्ट यहाँ पे बेस्ड ऑन वॉल्यूम, बस एक कोई भी मेथड लिया, मशीन आवर्स या लेबर आवर्स, और उसके हिसाब से कर दिया। इन केस ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट आप कॉस्ट ड्राइवर कॉन्सेप्ट यूज करोगे, आप देखोगे कि कौन से कॉस्ट को कितना, क्या कॉस्ट उसका ड्राइवर है, उस कॉस्ट ड्राइवर के हिसाब से वो कॉस्ट को बाइफरकेट करोगे, एलोकेट करोगे। सो सेपरेट कॉस्ट ड्राइवर फॉर ईच एक्टिविटी। यहाँ पे आपका रिएक्टिव अप्रोच है, प्रोएक्टिव अप्रोच है, इसका शॉर्ट टर्म फोकस है, लॉन्ग टर्म फोकस है। इसका फोकस है खाली कॉस्ट रिडक्शन, यहाँ पे फोकस कॉस्ट कंटेनमेंट एंड कॉस्ट रिडक्शन है ही, बट एट द सेम टाइम वैल्यू इंप्रूवमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वैल्यू इंप्रूवमेंट। अगेन रिस्क अवर्स, रिस्क अवर्स मतलब वो रिस्क लेने से डरता है, यहाँ पे वो रिस्क लेगा, बट रिस्क लेने के साथ साथ एट द सेम टाइम इट विल एंश्योर स्ट्रेटेजिकली उसको बेनिफिट भी मिलेगा। सो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है to adopt itself with changing environment। Are we clear everybody? So ये कुछ उसके डिफरेंशिएशन पॉइंट्स है। अगर आप लोग वापस से देखें तो इस फोकस ट्रेडिशनल का इंटरनल, उसका इंटरनल एंड एक्सटर्नल दो। यहाँ पे स्कोर कीपिंग फोकस है, वहां पे कॉस्ट लीडरशिप, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का फोकस है। यहाँ पे वॉल्यूम के ऊपर ही होता है एक कॉस्ट ड्राइवर, वहां पे मल्टीपल कॉस्ट ड्राइवर्स बेस्ड ऑन हाउ द एक्टिविटीज आर बीइंग परफॉर्म। फिर एक रिएक्टिव अप्रोच, एक प्रोएक्टिव अप्रोच, शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट, लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट,
यहाँ पे खाली फोकस कॉस्ट रिडक्शन है, वहां पे कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कंटेनमेंट एंड वैल्यू इंप्रूवमेंट के ऊपर फोकस है। यहाँ पे अप्रोच है रिस्क एवर्स, ठीक है, अपने को ज्यादा रिस्क नहीं लेने का है, जो चल रहा है चलने दो। वहां पे फोकस है रिस्क टेकिंग एबिलिटी टू अडॉप्ट विद चेंजिंग एनवायरमेंट, जिसको एजिलिटी भी बोलते हैं। सो आई होप वी आर क्लियर टिल हियर विद ऑल ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स। चलो भाई, अब एससीएमपी क्या है, एससीएमपी नहीं, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है वो तो समझ में आ गया। अब उसके कंपोनेंट समझने की कोशिश करेंगे, एंड देन उसका सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट विच इज वैल्यू चेन एनालिसिस, इसको फिर फर्दर और सब डिवाइड किया गया है। सो क्या हो रहा है, पहले ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। तो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट, तेरी बुराई कर दी, चल हटा सावन की घटा, तू बाय बाय। अब आ रहा है हमारा स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट हम समझ चुके हैं और मान चुके हैं कि यस यही हमारा फ्यूचर है। इसके तीन कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है इसका स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस, दूसरा है कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस, तीसरा है वैल्यू चेन एनालिसिस। ये जो वैल्यू चेन एनालिसिस है ना, इसके वापस कंपोनेंट्स है, क्या है वो समझेंगे, बट आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं। तो एक बोलते ना वो फैमिली ट्री आते जा रहा है, स्टार्ट ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, बाय बाय स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस, कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस, वैल्यू चेन एनालिसिस, बाय बाय। वैल्यू चेन एनालिसिस में और तीन आएंगे। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ एससीएम तीन है। सबसे पहला है स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस, हाउ इज योर प्रोडक्ट इन द ओवरऑल इंडस्ट्री। मैं अगर ऑटोमोबाइल मार्केट की बात करता हूं, देन इन दैट केस मारुति का स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस बहुत स्ट्रांग है बॉस। इंडिया का 40%, 48% मार्केट शेयर ऑफ ऑटोमोबाइल मार्केट इज विद योर मारुति। सो कैन आई से उसका स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग बहुत स्ट्रांग है। अब कुछ नए वाले बिजनेसेस आ रहे हैं, जैसे एमजी हेक्टेयर करके कंपनी आई है, और भी ऐसे काफी सारी कंपनीज आ रही है। तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग अपना एक स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस करेंगे, भाई वेयर डू वी स्टैंड इन द मार्केट। या फॉर एग्जांपल Hyundai है, टाटा है, तो ये सब क्या करेंगे, अपना एक स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस करेंगे, एंड फिर इनको पता चलेगा कि वेयर डू दे स्टैंड एंड कैसे और इंप्रूव करना है। सो मोबाइल इंडस्ट्री ले लो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ले लो, ये सब में बहुत ज्यादा ऑफ लेट यूज हो रहा है क्या, स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस। एनालाइजिंग कंपनीज परफॉर्मेंस विद इन द इंडस्ट्री, तो अपने इंडस्ट्री में अपन कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या इंपैक्ट हो रहा है एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट का ऑन आर ओवरऑल स्ट्रेटेजी। मैं आपको बोलता हूं क्या हुआ था मारुति के साथ। मारुति है ना, एक टिपिकल ब्रांड बन गया था फॉर अ मिडिल क्लास पीपल। सो अगर आप उसका मारुति 800, मारुति ऑल्टो, ये सब एकदम टिपिकल मिडिल क्लास लेवल के लिए मारुति वाज डूइंग गुड। इंडिया स्टार्टेड डेवलपिंग, उसकी वजह से कुछ मिडिल क्लास से हाई क्लास में बहुत सारे इंडियंस हाई क्लास लेवल पे जाने लगे या अपर क्लास में जाने लगे, और उनको लगा कि यार मारुति हमारे लिए तो कोई ब्रांड ही नहीं बना रहा है या कोई प्रोडक्ट ही नहीं बना रहा है। दैट्स वे मारुति ने इंटरनल एनालिसिस किया, स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस किया, उसने रियलाइज किया यार हमारा पोजीशन अपर लेवल क्लास का जो कस्टमर है ना, उसके लिए प्रोडक्ट्स नहीं बनाता है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एनालिसिस करने से उनको ये पता चला, एंड देन दे केम आउट विद अर्टिगा एंड मारुति नेक्सा एंड सियाज, ये सब बोलते हैं ना जो हाई लेवल ब्रांड्स है, दैट्स व्हाट वर इंट्रोड्यूस्ड। कैसे, बाय यूजिंग स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस। सो इंपैक्ट ऑफ एक्सटर्नल एंड एनवायरनमेंट एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑन ओवरऑल स्ट्रेटेजी। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में दे रियलाइज कि कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है, क्वालिटी से समझो, अगर आपको लग रहा है कि भाई क्वालिटी में कुछ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, देन इन दैट केस आप अपना इंटरनल एनवायरनमेंट स्टडी करोगे। और आपको लग रहा है कि मार्केट में कस्टमर से कुछ और एक्सपेक्टेशन है अपने प्रोडक्ट को, देन इन दैट केस आप अपना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट स्टडी करके उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को डेवलप करोगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग कि आपका ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू सिस्टम क्या है, क्या कल्चर है, उसकी वजह से फर्क पड़ता है अपना स्ट्रेटेजिक पोजीशन को। जितना आपका ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू स्ट्रांग होगा, उतना ग्रो करेगी आपकी कंपनी। सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसमें इन्फोसिस, एशियन पेंट्स, विप्रो, दीज हैव वेरी हाई स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज एंड सिस्टम्स। फिर है इंटरनल एनवायरनमेंट, जैसा मैंने आपको बोला, एम्प्लॉइज है, हो गया आपके रिसोर्सेज एंड कॉम्पिटेंसीज, तो आपके एम्प्लॉय कितने वेल ट्रेन्ड है, रिसोर्सेज आपके पास कितने हैं, अच्छे हैं, विच आर एज पर द करंट एनवायरनमेंट। एंड लास्ट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, आपको स्टडी करना पड़ेगा। इसमें एक पेस्ले एनालिसिस करके होता है, जो शायद आप लोग ने पढ़ा होगा इन योर आईपीसीसी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, विच इज स्टडी द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, I don't remember, technological environment, legal environment,
एक्सटर्नल एनवायरमेंट, एस क्या था, स्टैट्यूटरी एनवायरमेंट हो गया, व्हाटएवर. सो ऑल ऑफ दिस कैन बी स्टडीड एंड उस हिसाब से आप अपना स्ट्रेटेजी, एक्सटर्नल स्ट्रेटेजी फाइंड आउट कर सकते हो. सो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्टडी किया मारुति ने, and they realized okay, there's a huge scope and that's where they should improve. So ये था about your strategic positioning analysis which was the first component of SCM. तो अगर आप सोचते हो कि मेरे को मेरी कंपनी में SCM इंप्लीमेंट करना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस, खुद की कंपनी का ओवरऑल स्टैंडिंग क्या है मार्केट में, दैट इज व्हाट यू विल स्टडी. इंटरनल एनवायरनमेंट देखोगे कि आपके एम्प्लॉइज कितने अच्छे हैं, आपके पास सब रिसोर्सेज है क्या क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, ओवरऑल क्वालिटी कैसा आ रहा है आपके जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका, वो आपने इंटरनल एनालिसिस किया. एक्सटर्नल एनालिसिस करोगे, जैसा मैंने बोला पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, हो सकता है आपका प्रोडक्ट पॉलिटिकली अनसेफ हो, मतलब अगर आप बहुत सारे ऐसा कोई प्रोडक्ट बना रहे हो जिसका रॉ मटेरियल आउटसाइड इंडिया से, चाइना से आप इंपोर्ट कर रहे हो, देन यू आर एट रिस्क, बिकॉज हो सकता है कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस कर अच्छे ना हो. देन इन दैट केस अगर आपने चाइना से कुछ इंपोर्ट किया है एंड वो इंपोर्ट बंद हो जाएगा, तो हो सकता है आप प्रोडक्ट ही ना बना पाओ. सो आपको वो सब रिस्क को भी स्टडी करके, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, कस्टमर्स को अपने से क्या रिक्वायरमेंट है, वो स्टडी करके यू विल कम टू नो एग्जैक्टली अबाउट योर स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस. सो फर्स्ट कंपोनेंट डन. सेकेंड कंपोनेंट पे आते हैं विच इज कॉल्ड एज योर कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस. अपन कॉस्ट ड्राइवर के बारे में ऑफ लेट काफी पढ़ रहे हैं, चैप्टर 10 में भी पढ़ा था. सो कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है भाई, कोई भी कॉस्ट अगर मैं इंकर कर रहा हूं, देन इन दैट केस उसके पीछे रीजन होता है. दो रीजन यहाँ पे उन्होंने दिया है. एक है स्ट्रक्चरल रीजन जिसको बोलते हैं वो लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस, और दूसरा है एग्जीक्यूशनल रीजन जिसको बोलते हैं ऑपरेशनल लेवल पे. तो अगर आप कोई बहुत बड़ा कॉस्ट इंकर कर रहे हो, जैसे कोई आप बहुत बड़ा प्लांट या इक्विपमेंट खरीद रहे हो, या आप कोई प्रोजेक्ट अपना नया सेटअप कर रहे हो, देन वो सब क्या आ जाएगा, आपके स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर्स. एंड अगर आपको डे टू डे फंक्शनिंग में कुछ और इंप्रूवमेंट चाहिए, एडमिन रिलेटेड, या फिर नया स्टाफ एम्प्लॉय करना है, स्टाफ ट्रेनिंग देना है, वो सब किधर आ जाएगा, दैट विल कम इनटू स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर्स, एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर्स. सो कॉस्ट ड्राइवर्स दो, स्ट्रक्चरल, एग्जीक्यूशनल. डे टू डे ऑपरेशंस के लिए एग्जीक्यूशनल, एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड थॉट प्रोसेस के लिए स्ट्रक्चरल. आइए लेट्स गो थ्रू दैट. ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर. सो जैसा मैंने बोला ना, प्लांट एंड मशीनरी, मेरे को प्रोजेक्ट कहीं पे शिफ्ट करना है क्या, प्रोजेक्ट को और डेवलप करना है, ऑल ऑफ दैट. ड्राइविंग कॉस्ट ऑफ फर्म्स प्रोडक्ट्स रिफ्लेक्ट्स योर लॉन्ग टर्म डिसीजंस. अब मशीन तो मैं रोज रोज नहीं बदल सकता, मैंने जो प्रोजेक्ट साइट सेटअप किया है वो तो मैं रोज रोज नया नहीं ला सकता. सो ऑल ऑफ दैट विल कम हियर. सेकेंड है मेरा एग्जीक्यूशनल. Capture firm's operational decision on how to best employ its resources to achieve its goals and objectives. So operational decisions, operational level पे आप कैसा काम कर रहे हो, जिसकी वजह से you are able to achieve the goals and objectives. Determined by management policy, style and culture. So again यहाँ पे because internal working डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड है, सो देयरफॉर मैनेजमेंट वर्किंग बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट हाउ इट इज वर्कड आउट. एंड लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया 10 मार्क का, वो भी वैल्यू चेन एनालिसिस के ऊपर ही है, विच इज वैल्यू चेन एनालिसिस. वैल्यू चेन एनालिसिस कॉम्पिटिटिव एज करके एक बुक लिखा था मिस्टर माइकल पोर्टर में इन 1980 समवेयर अराउंड 1985. एंड वो बुक में उन्होंने लिखा था कि अगर आज की तारीख में कोई भी कंपनी को कॉम्पिटिटिव एज चाहिए, देन इन दैट केस उसको वैल्यू चेन एनालिसिस करना पड़ेगा. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज वैल्यू चेन एनालिसिस? डिवाइडिंग ऑल द वर्क दैट यू आर डूइंग, जो भी आप काम कर रहे हो ना, उसको प्रोसेसेस में डिफाइन कर दो. ठीक है ना. सो आप अगर से फॉर एग्जांपल आप लैपटॉप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो सीधा ऊपर से तो नहीं गिरता है ना लैपटॉप. लैपटॉप मैन्युफैक्चर करने के लिए आपके बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं. सबसे पहले आप मार्केट स्टडी करोगे, मार्केट स्टडी के बाद आपको शायद डिमांड पता चलेगा, फिर आप अपना R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करोगे, फिर बाद में उसमें रॉ मटेरियल्स कौन सा प्रोक्योर करना है, वो कहां से आएगा, कैसे आएगा, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगा, मार्केटिंग कैसे होगा, उसका आफ्टर सेल्स के लिए आप क्या सेटअप कर रहे हो. सो एक 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 प्रोसेस है हर एक चीज. तो ऐसे अपना जो भी काम है उसको डिवाइडेड इनटू वेरियस प्रोसेसेस, जो भी काम है डिवाइडेड इनटू वेरियस प्रोसेसेस. उस प्रोसेसेस में देखो क्या वैल्यू एडेड है, क्या नॉन वैल्यू एडेड है. अगर कुछ लग रहा है यार ये हम काम तो कर रहे हैं बट इससे कोई वैल्यू एडिशन तो कस्टमर को मिल ही नहीं रहा है, एलिमिनेट कर दो. अब जो वैल्यू एडेड प्रोसेसेस है उसमें और क्या इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं. इट कैन बी इट कैन बी एज सिंपल एज दैट कि भाई मेरा जो सप्लायर से रॉ मटेरियल आ रहा है उसको मैं और कैसे बेटर क्वालिटी इनपुट मंगवा सकता हूं उसके पास से, या अगर मैं कोई और रिसोर्सेज यूज कर रहा हूं देन व्हाट कैन बी डन बेटर फॉर दैट. सो वो प्रोसेसेस को डिवाइड करेंगे.
अब कोई भी काम अगर मेरे को करना है, मैंने जैसे आपको बोला कि एक लैपटॉप बनाना है तो बहुत सारे उसके लिए प्रोसेसेस इन्वॉल्व है। तो माइकल पोर्टर क्या बोलता है, एक चेन ऑफ प्रोसेसेस पे या चेन ऑफ एक्टिविटीज से आपका वैल्यू चेन बनता है। और वो वैल्यू चेन मतलब ये एक एक्टिविटी हो गया, 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 ये एक एक्टिविटी हो गया। तो अलग 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 आपके चेन ऑफ एक्टिविटीज है। वो सब एक्टिविटीज को, प्रोसेसेस को डिटेल में स्टडी करो, फाइंड आउट व्हाट क्रिएट्स वैल्यू, व्हाट डज नॉट, जो वैल्यू क्रिएट कर रहा है उसको और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, एंड दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज वैल्यू चेन एनालिसिस। आई होप वी आर क्लियर। Process by which firm identifies and analyzes activities that add value to the final product. Identify and eliminate non value added activities. इससे होगा क्या, कॉस्ट लीडरशिप आप मिल पाएगी, क्योंकि अब आपने हर एक प्रोसेसेस को एनालाइज किया है, क्या कॉम्पिटिटर कर रहा है उससे भी बेटर आप करने की कोशिश कर रहे हो, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बिकॉज वो वैल्यू एडेड एक्टिविटीज है उसको आप और इंप्रूव कर रहे हो। सो दिस इज वेयर वैल्यू चेन एनालिसिस वाज बोर्न। एंड वो टाइम के बाद आज की तारीख में हर एक कंपनी अपना जो भी अपना प्रोसेस है उसका एक वैल्यू चेन एनालिसिस करता है एंड इंप्लीमेंट्स व्हाट माइकल पॉटर सेड। अब माइकल पॉटर ने अपनी थ्योरी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक पूरा सिस्टम सेटअप करवाया जिसको कहते हैं वैल्यू चेन एनालिसिस। अब मैं उसके बारे में आपको थोड़ा बताता हूं। सो ये था अपना कंपोनेंट्स ऑफ एससीएम, 3 कंपोनेंट्स। क्या, स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस, क्लियर हो गया एकदम कि अपना स्टैंडिंग कैसा है अपने मार्केट में, ओवरऑल इंडस्ट्री में। इंटरनल एनवायरनमेंट कैसा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा है। इंटरनल एनवायरनमेंट एम्प्लॉइज, अवेलेबल रिसोर्सेज, उनका ट्रेनिंग। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पेस्ले एनालिसिस, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, स्ट्रेटेजिकली, ऑल ऑफ दैट अपन कैसे अपना स्टैंडिंग है। फिर है कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक है स्ट्रेटेजिक, दूसरा है एग्जीक्यूशनल। स्ट्रक्चरल एंड एग्जीक्यूशनल। स्ट्रक्चरल मतलब ओवरऑल अगर कोई बड़ा डिसीजन, लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना है, बीट इन टर्म्स ऑफ मशीनरी, प्रोजेक्ट, ऑल ऑफ दैट। एंड एग्जीक्यूशनल में आ जाता है मेरे डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड चीजें। एंड लास्ट है मेरा वैल्यू चेन एनालिसिस। वैल्यू चेन एनालिसिस को अब अपन और डिटेल में करेंगे। सो आई होप कंपोनेंट्स इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट है मेरा वैल्यू चेन एनालिसिस। आइए देखते हैं क्या एग्जैक्टली वैल्यू चेन एनालिसिस में है। अगर आपके पास बुक होगी थोड़ा उसको स्लैन कर दीजिएगा ना। वैल्यू चेन एनालिसिस में 2 मेजर चीज होती है, एक होता है प्राइमरी एक्टिविटी, एक होता है सेकेंडरी या सपोर्ट एक्टिविटी। क्या बोला, एक होता है प्राइमरी एक्टिविटी, एक सपोर्ट एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी को 5 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले आपके पास रॉ मटेरियल आएगा, वो रॉ मटेरियल को आप प्रोसेस करोगे जिससे आपका फिनिश गुड बनेगा। फिनिश गुड बन के आप उसका मार्केटिंग करोगे एंड फाइनली आफ्टर सेल्स। तो वो जो रॉ मटेरियल का कनेक्शन है दैट इज कॉल्ड एज इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। दैट इज कॉल्ड एज इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। एक सेकेंड, ठीक है, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। सेकंड है मेरा ऑपरेशन। सो अब अगर मेरे पास इन रॉ मटेरियल आ गया, अब रॉ मटेरियल को कैसे प्रोसेस करना है एंड प्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ फिनिश गुड, वो सब मेरे पार्ट ऑफ ऑपरेशंस आ गया। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स इट कैन इंक्लूड स्टोरेज ऑफ फिनिश गुड्स, वेयरहाउसिंग करना है, अगर मेरे को डिलीवर करना है किसी कस्टमर को तो उसके लिए मेरे को इंटरनली प्रोसेसेस में क्या सेटल करना है, ऑल ऑफ दैट। फाइनली मार्केटिंग एंड सेल्स, बिकॉज प्रोडक्ट तो बन गया है, अब बेचना पड़ेगा ना मार्केट में। एंड देखो आज की तारीख में खाली सेल्स करके आप चुप नहीं बैठ सकते, आपको आफ्टर सेल्स भी उतना ही अच्छा देना पड़ेगा। ये जितनी भी फॉरेन कंपनीज इंडिया में एस्टेब्लिश हुई है ना, और आज उनका नाम है, वो एक ही रीजन की वजह से, बिकॉज दे आर प्रोडक्ट एट क्वालिटी, इवन इंडियन प्रोडक्ट्स एट क्वालिटी, बट उनका आफ्टर सेल्स वाज वे बेटर देन द इंडियन प्रोडक्ट्स। तो जितना आप अच्छा आफ्टर सेल्स दोगे आपके क्लाइंट को उतना इट विल बिकम बेटर फॉर यू। चलो वापस एक बार रीड करेंगे। सबसे पहले है मेरा इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, किसके लिए, उसका क्या काम है, मटीरियल हैंडलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनपुट्स टू द प्रोसेस। देखो एक होता है कि आप कौन सा रॉ मटेरियल सिलेक्ट कर रहे हो, दूसरा होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन एस्पेक्ट कि भाई वो सिलेक्ट तो कर लिया, अब वो मेरे आएगा कैसे मेरे फैक्ट्री में। तो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स इज कंसर्न विद मटेरियल हैंडलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ इनपुट्स टू द प्रोसेसेस। बट वो सिलेक्शन वाला जो पार्ट है उसके लिए मेरा सेकेंडरी एक्टिविटी का एक प्रोक्योरमेंट है कि कौन सा एक्टिविटी, कौन सा मेरे को रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना है। मैं आपको एक आइडिया देता हूं इसमें। स्टारबक्स ने यूज किया था वैल्यू चेन एनालिसिस एंड स्टारबक्स वेंट टू लैटिन अमेरिका, टू ब्राजील, टू पपुआ न्यू गिनिया और घाना, ये 3-4 जगह पे गया था टू फाइंड आउट द बेस्ट कॉफी बीन्स। फिर बाद में उन्होंने फाइनलाइज किया कि
कौन से कॉफी बीन्स चाहिए उनको, एंड देन इट वाज ट्रांसपोर्टेड टू द प्लेस वेयर वो कॉफी बीन से फिर कॉफी उन्होंने मैन्युफैक्चर करना चालू किया, एंड देन ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूटेड इट टू वेरियस आउटलेट्स ऑफ स्टारबक्स. सो ये क्या होता है, टू सिलेक्शन एंड ऑल ऑफ दैट, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर प्रोक्योरमेंट. वो एक सपोर्ट एक्टिविटी है मेरा. सो पहले मैं सब देख लूंगा भाई कौन सा बेस्ट क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल है, तो अलग अलग सप्लायर्स को मिलूंगा, उसमें सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल जो भी होगा वो मैं जो इनपुट मैं डिसाइड करता हूं दैट विल बी देन ट्रांसपोर्टेड टू माय फैक्ट्री. एक बार मेरे फैक्ट्री में आ गया, ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट्स इनटू फाइनल प्रोडक्ट, मशीनिंग, पैकेजिंग, टेस्टिंग, ये सब क्या पार्ट हो गया, ऑपरेशंस. फिर फाइनल प्रोडक्ट बनने के बाद कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम फैक्ट्री लाइन टू एंड कंज्यूमर. वो एक काम हो गया. फिर मेरे आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स का, फिनिश गुड्स का वेयरहाउसिंग क्या करना है, प्रोसेसिंग, उसका स्केड्यूलिंग, ऑल ऑफ दैट इज योर आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स. अब उसका मार्केटिंग करना है तो एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा. मेरे जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है उनको सेट करना पड़ेगा. अब डिस्ट्रीब्यूटर्स को बताना पड़ेगा भाई अपना प्रोडक्ट आ रहा है, सब लोग कस्टमर्स को पता होना चाहिए. सो मेकिंग कस्टमर्स अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, प्राइसिंग पॉलिसी सही होना चाहिए, एंड देन आफ्टर सेल सर्विस. तो इंस्टॉलेशन हो गया, कभी कोई पार्ट खराब हो गया तो उसका रिपेयर, उसका रिप्लेसमेंट, दैट इज योर सर्विस. तो 5 चीजें आती है प्राइमरी एक्टिविटी में. सबसे पहला क्या है मेरा, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स. फिर ऑपरेशन से अपन उसको कन्वर्ट करेंगे अच्छे प्रोडक्ट में. फिर आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स. आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में इट कैन रिफर टू योर स्टोरेज, वेयरहाउसिंग, फिनिश प्रोडक्ट में कुछ और डेवलपमेंट करना है, ऑल ऑफ दैट. फिर आते हैं मार्केटिंग और आफ्टर सेल्स. अब ये 5 जैसे आफ्टर सेल्स किया तो कहना इसे मेरा एंड टू एंड रॉ मटेरियल फैक्ट्री में आया, वहां से लेकर सेल हुआ, आफ्टर सेल्स तक सब मेरे एक्टिविटीज कवर हो गए. अब उनको सपोर्ट चाहिए, ठीक है ना. कोई भी मूवी, बॉलीवुड मूवी देखते हो तो खाली एक्टर कुछ नहीं कर पाता, हर एक्टर और एक्ट्रेसेस के साथ एक सपोर्टिंग एक्टर और एक्ट्रेसेस होता है. वैसे ही हमारे वैल्यू चेन में भी प्राइमरी एक्टिविटीज के साथ कुछ सपोर्ट एक्टिविटीज है जिससे प्राइमरी एक्टिविटीज स्मूथली हो पाए. अब अगर मेरे को मार्केटिंग करना है तो मार्केटिंग कौन करेगा, ऑटोमेटिकली हुआ क्या, नहीं, तो आई विल नीड एम्प्लॉय फॉर दैट, बराबर है. सो उसके लिए मेरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एकदम परफेक्ट होना चाहिए. तो कितने एम्प्लॉयज है मेरे पास, कोई एम्प्लॉय छोड़ के तो नहीं जा रहा है, एम्प्लॉयज को मोटिवेशन के लिए अपन क्या दे रहे हैं, एम्प्लॉय कैसे अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है. सो ऑल ऑफ दैट इज अ पार्ट ऑफ योर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, अप्रेजल, ऑल ऑफ दैट इज योर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. फिर बाद में अब मेरे को एक बात बताओ, ये सब जो भी काम होने वाला है मेरा, उसके लिए क्या मेरे को अच्छे लेवल का टेक्नोलॉजी चाहिए क्या, यस, बेस्ट क्वालिटी मशीनरी विद द चेंजिंग टेक्नोलॉजी. जितना अच्छा मैं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करके प्रोडक्ट्स लेकर आऊंगा दैट विल बी गुड. सो टेक्निकल नो हाउ, क्या इक्विपमेंट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर क्या यूज हो रहा है, ऑल ऑफ दैट विल बिकम इन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. प्रोक्योरमेंट, कहां से मैं रॉ मटेरियल्स लेकर आ रहा हूं, एंड लास्ट है मेरा फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज मैनेजमेंट ऑफ ऑल माय फैक्ट्री एंड ऑफिस रिसोर्सेस. भाई ये सबको मैनेज करने के लिए भी तो कुछ चाहिए. तो एक मेरा फैक्ट्री प्रॉपरली सेटअप, ऑफिस सेटअप होना चाहिए, मार्केटिंग टीम, सब जो भी डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, सब all of that will become your part of firm infrastructure. Planning, finance, हाँ, मेरा accounting team, legal team, quality management team, ये सब को एंड ऑफ द डे एक जगह पे बैठना है एंड देन काम करना है. सो ऑल ऑफ दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर. तो 4 सपोर्ट एक्टिविटीज है, क्या आपने सुना, पहला प्रोक्योरमेंट, दूसरा फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. तो अगेन प्रोक्योरमेंट में क्या होता है, जो भी रॉ मटेरियल मैं खरीद रहा हूं वो रॉ मटेरियल बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए. तो वो कौन सा रॉ मटेरियल खरीदना है, स्टारबक्स ने 4 जगह पे गए थे, लैटिन अमेरिका, घाना, अर्जेंटीना, जैसा मैंने आपको बोला, उसमें से जो बेस्ट कॉफी बीन्स थे वो उन्होंने सिलेक्ट किए, प्रोक्योर किए. फिर वो प्रोक्योर हो गए, मतलब फाइनल हो गया भाई कौन सा है, सिलेक्शन हो गया. अब उसको मेरे को फ्रॉम सप्लायर टू माय फैक्ट्री लेके जाना है, वो क्या हो गया, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स. समझे, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, जितना मैं बेस्ट क्वालिटी मशीनरी लाऊंगा उतना मेरा बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट आउटपुट आएगा. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एंड ऑफ द डे एम्प्लॉय वो सब मैनेज करने वाला है. फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लानिंग डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, टोटल क्वालिटी टीम, ऑल ऑफ दैट एट वन प्लेस विल बी माय फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर. सो आई होप ये आपको पूरा वैल्यू चेन एनालिसिस क्लियर हो गया होगा. अब देखो क्या बोला, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स से मेरे को पता चलता है भाई मेरा स्टोरेज कॉस्ट कितना है. अगर स्टोरेज कॉस्ट हायर है तो आई कैन इंप्लीमेंट जस्ट इन टाइम ऑपरेशंस.
ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू आउटपुट। सो आप जो भी प्रोसेसेस करोगे आपकी मशीनरी लेके वो ऑपरेशंस हो जाएगा। फिर बाद में आता है आउटबाउंड लॉजिस्टिक विच इज योर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। सो कितना आपका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लग रहा है, दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। मार्क मतलब भाई आपको कस्टमर को डिलीवर तो करना पड़ेगा ना, वो सबका ट्रांसपोर्टेशन। मार्केटिंग एंड सेल्स, ऑनलाइन सेल्स है, क्या एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, ऑनलाइन है ऑफलाइन, आजकल तो दो दो चैनल्स है। आफ्टर सेल्स के लिए कस्टमर केयर सेंटर्स आपको सेटअप करना पड़ेगा। तो ये सब मिला के आपका वैल्यू चेन एनालिसिस बनता है। एवरी बिजनेस हैज टू यूज दिस आज की तारीख में टू गेन द कॉम्पिटिटिव एज। कुछ क्रिटिसिज्म्स भी है जो होपलेस है, बाय डिफॉल्ट एक क्रिटिसिज्म तो आएगा ही, टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव, तो ये तो मुझे मालूम ही था, ये आ गया। फिर डिफिकल्ट टू अप्लाई इन सर्विस इंडस्ट्री, वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अप्लाई इन सर्विस इंडस्ट्री, ऐसा ये बोलते हैं, बट आई डोंट अग्री टू इट, क्योंकि आगे वैल्यू शॉप मॉडल करके आएगा विच इज एप्लीकेशन ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस इन सर्विस इंडस्ट्री। ठीक है, इग्नोर्स नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स एंड कॉम्प्लिकेटेड, हर चीज में इनको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कॉम्प्लिकेटेड, सिंस इन डेप्थ एनालिसिस इज रिक्वायर्ड। तो ये तो अच्छी बात है ना। Anyways, they feel it is a criticism. So time consuming, expensive, difficult to apply in service industry, non financial factors ignore किया, और complicated उनको लग रहा है। This is we can say criticism of value chain analysis. So इसी के साथ again a very important concept, value chain analysis done and dusted. चलो अब वैल्यू चेन एनालिसिस को फर्दर सब डिवाइड किया है। वैल्यू चेन एनालिसिस के भी तीन कंपोनेंट है। इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस, जिसको प्यार से फोर्टस 5 फोर्सेस भी कहा जाता है, कोर कॉम्पिटेंसीज एनालिसिस एंड सेगमेंटेशन एनालिसिस। ठीक है ना। तो अगेन ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट बाहर, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के तीन, स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस, कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस, वैल्यू चेन एनालिसिस दो बाहर, वैल्यू चेन एनालिसिस के तीन, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस, कोर कॉम्पिटेंसीज एनालिसिस, सेगमेंटेशन एनालिसिस। आओ पढ़ते हैं इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस, जिसको प्यार से कहते हैं पोर्टर्स 5 फोर्सेस। पोर्टर्स क्या बोलता है कि भाई देखो, अगर कोई भी नया बिजनेस चालू करना है, देन इन दैट केस आपको ये 5 क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे अपने आप को, अपने बिजनेस को, और इस बेसिस पे आपको पता चलेगा कि आप जिस इंडस्ट्री में जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो हाईली कॉम्पिटिटिव है, नॉन कॉम्पिटिटिव है। क्योंकि मालूम पड़ा अगर बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव है एंड वहां पे ज्यादा प्रॉफिट कमाने का स्कोप नहीं है, देन इन दैट केस क्या मतलब है, यू विल अननेसेसरीली वेस्ट योर टाइम, रिसोर्सेज, एनर्जी। और अगर वो नॉन कॉम्पिटिटिव है, देन इन दैट केस कितना स्कोप है आपके लिए। सो वो सब सवालों के जवाब कौन देगा आपको, ये पोर्टर्स 5 फोर्सेस। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, फिर है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, फिर है थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स, फिर है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, एंड फिर है राइवलरी अमंग्स द कॉम्पिटिटर्स। सबसे पहले बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, जो आजकल हो गई है कंज्यूमर के हाथ में। ठीक है ना। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स का मतलब क्या होता है, कोई भी इंडस्ट्री जो हाईली कॉम्पिटिटिव है, उसमें बायर के पास पावर होता है। जैसे आज की तारीख में मोबाइल, ठीक है ना। पहले क्या होता था, मोबाइल खाली एक या दो ब्रांड्स के आते थे, देयर वाज हार्डली 1 और 2 ब्रांड, एक मोटरोला था और एक कोई एक दो ब्रांड था। सो एट दैट पॉइंट इन टाइम जो ब्रांड्स थे ना, वो लोग के पास मोनोपोली था, क्या कि भाई भाई हमारे ब्रांड लेना पड़ेगा। बट आज की तारीख में मेरे पास ओप्पो, वीवो, वन प्लस, एप्पल, सैमसंग, कार्बन, लावा, माइक्रोमैक्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अब अगर मैं मोबाइल लेने के लिए जाऊंगा वन प्लस के पास, और वन प्लस ने ज्यादा नाटक किया ना मेरे को, वन प्लस ज्यादा नाटक मत कर, जाओ क्या सैमसंग में, ए सैमसंग जाओ क्या तेरे कॉम्पिटिटर एप्पल के पास। सो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स जहां पे हाई होता है ना, द बायर विल ट्राई टू मिनिमाइज द प्राइस, बिकॉज उसको पता है दैट ही हैज द पावर। सेकेंड है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। अच्छा चलो पहले एक बार फटाफट ये रीड कर लेते हैं। अबिलिटी ऑफ द बायर्स टू पुश द प्राइस डाउन। क्यों, तेरे पास नहीं, चल मैं किसी और के पास जाएगा। आजकल ई कॉमर्स वेबसाइट देख लो, कितने सारे ई कॉमर्स वेबसाइट्स हो गए सेम, जिसकी वजह से बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स हैज इंक्रीज। डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम ऑफ परचेज बाय बायर्स। अगेन इसमें भी होता है कि भाई अगर मैं बल्क परचेज कर रहा हूं, देन इन दैट केस मैं बोलूंगा भाई चलो मेरे को कुछ बेनिफिट चाहिए और बेटर डिस्काउंट चाहिए। अपन सब करते हैं ना, भैया एक का कितना हुआ, भैया 100 लेने का है, क्या भाव लगाओगे बताओ ना जरा। सो वॉल्यूम के बेसिस पे भी अपन बार्गेनिंग करते हैं।
कॉस्ट ऑफ स्विचिंग सप्लायर्स इज लो। अगर मेरे को सपोज मैं अभी कहीं और से प्रोडक्ट ले रहा हूँ, ठीक है ना, मैं ए, मेरा सप्लायर ए है जहां से मैं ले रहा हूँ। अब अगर मेरा बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर हाई है और मेरे को स्विच करना है मेरा सप्लायर, तो इजीली अगर मैं कर सकता हूँ कि भाई चल ए नहीं बी से ले लूंगा, बी नहीं सी से ले लूंगा, इट कैन इजीली बी डन। देन इन दैट केस अगेन इट इज एन इशू। से फॉर एग्जांपल मैं ब्रेड ले रहा हूँ, अब मैं अब तक ए कंपनी की ब्रेड ले रहा था, अब मेरे को बी कंपनी में स्विच होना है, कोई बड़ी बात नहीं है। देर इज नो स्विचिंग कॉस्ट एज सच इन्वॉल्व, ठीक है ना। ब्रेड है, एक ही ले आया, 2 दिन में खत्म हो जाएगी, कल भी एक ही ले आएंगे, ठीक है ना। कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं है। हाँ, अगर मैं टेलीविजन ले आया, इन दैट केस 10 साल तक तो टेलीविजन नया नहीं खरीदूंगा ना। सो उस केस में बार्गेनिंग थोड़ा मतलब बोलते हैं ना, कॉस्ट ऑफ स्विचिंग बिकम्स हाई। हाई नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स स्पेशली एफएमसीजी इंडस्ट्रीज में होते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो अगर आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स हैं, तो एज आई सेड बिकम्स वेरी बेनिफिशियल फॉर द बायर। सो इसके लिए कई बार बोलते हैं कंपटीशन इज वेरी बेनिफिशियल टू द कस्टमर्स। चलो सेकंड पे आते हैं, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। वाइस वर्सा, सप्लायर बोलता है मैं जो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा हूं ना, पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं करके देगा, तेरे को चाहिए तो मैं जो प्राइस पे दे रहा हूं वो ले। तो अगर कोई यूनिक रॉ मटेरियल है जो खाली अपना आपका सप्लायर सप्लाई करता है, देन इन दैट केस यू विल नॉट बी एबल टू से एनीथिंग। सो बार्गेनिंग पावर सप्लायर्स है व्हेन इनपुट इज इंपॉर्टेंट टू द बाइंग फर्म एंड आप जो सप्लायर से ले रहे हैं इनपुट, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी फ्यू सप्लायर्स या फिर ऑल्टरनेटिव्स नॉट अवेलेबल, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। सो वो अभी आज की तारीख में वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल सबको आता है। इट इज वेरी वेरी इजी टू ऑपरेट एंड आज की तारीख में कोई भी लैपटॉप खरीदता है तो क्या वो बोलता है कि मेरे को ओरेकल का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर डाल के दो, मेरे को एप्पल का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर डाल के दो। नहीं नहीं नहीं, लैपटॉप है तो मुझे माइक्रोसॉफ्ट का ही सॉफ्टवेयर चाहिए, बराबर। सो सप्लायर कौन है, वो सॉफ्टवेयर का माइक्रोसॉफ्ट। बार्गेनिंग पावर उसका हाई है उस चीज में। फिर थर्ड है थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट। क्या आपका प्रोडक्ट को इजीली सब्सटीट्यूट किया जा सकता है क्या? जैसे एकदम एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, पेपर इंडस्ट्री को एक थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट आया ई बुक की वजह से, बराबर कि नहीं। से फॉर एग्जांपल मैं सेलिंग ऑफ पेपर्स करता हूं, ठीक है ना, मार्केट में मैं पूरे पेपर सेल करता हूं। मतलब अगर किसी को बुक बनाना है, देन इन दैट केस वो पेपर कहां से खरीदेगा, मेरे पास से, बराबर। अब होते क्या जा रहा है, बुक का पूरा कॉन्सेप्ट ही चले जा रहा है, एवरीथिंग इज गेटिंग ई बुक, राइट। पहले जैसे न्यूज़पेपर्स, कितने न्यूज़पेपर्स सब लोग रीड करते थे, आज की तारीख में न्यूज़पेपर्स का कंजम्पशन है रिड्यूस ड्रास्टिकली। तो देयर इज अ थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट कि भाई अब वो जो फिजिकल न्यूज़पेपर्स होते थे वो मोबाइल पे आ गए। एट द क्लिक ऑफ अ बटन मोबाइल पे अपने को हर न्यूज 1 सेकंड में मिल जाता है। सो दैट्स वेयर थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट कम्स इन। व्हेन मल्टीपल एंड क्लोज सब्सटीट्यूट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, कस्टमर्स आर लाइकली टू स्विच सप्लायर्स इजीली। तो उसके कारण आपको कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग यूज करना पड़ेगा ताकि वो स्विच ना करे, राइट। जैसे और एक मैं अगर इसमें थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट बोलूं तो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को ओला उबर, सो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को कौन थ्रेट दे रहा है, ओला उबर। अभी अगर समझो मेरे को कार खरीदनी है तो मैं 2 बार सोचूंगा बोला कार खरीदने की जरूरत है क्या, उससे अच्छा उसका जो सब्सटीट्यूट है ओला उबर बुला लेता हूँ ना, 1 सेकंड में मेरे गाड़ी के नीचे मेरे घर के नीचे आ जाएगा, फ्री शॉफर मिल गया मेरे को, ठीक है ना। कभी अगर आप थॉट प्रोसेस के साथ लॉजिकली कैलकुलेशन करोगे ना, देन इन दैट केस आपको रियलाइज होगा कि ओला उबर तो काफी सस्ता है, बट ऑब्वियसली डजंट गिव यू द प्रेस्टीज सिंबल और वो सब जो अलग चीजें एसोसिएटेड है वो आपको नहीं मिलेगी। बट अदर देन दैट ओला उबर इज वेरी नाइस एज अ सब्सटीट्यूट, ठीक है ना। अभी किसी कोई आदमी है जिसको ये सब शोशा और ये सब टाइम पास का नहीं जरूरत है, देन इन दैट केस को बोलेगा भाई ओला उबर अच्छा है ना, क्या क्या खोटा है। जैसे ओला का ओनर भाविश अग्रवाल बोलता है मेरे पास एक भी गाड़ी नहीं है, मुझे कभी भी कुछ चाहिए आई बुक इट ऑन माई ओला ऐप, आ जाता है गाड़ी एंड चलो। बट उस वो अलग आदमी है भाई, ऑलरेडी 20,000 करोड़ का वैल्यूएशन है, तो वैसा। सो सो कार कंपनीज को ओला उबर का अगर यू कैन से एक थ्रेट है, सो थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट। फिर बाद में थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। क्या अपनी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इजीली आते जा रहे हैं क्या लोग, फॉर एग्जांपल टेलीकम्युनिकेशन। अब आज की तारीख में मैं बोलूंगा अरे वाह यार जियो आया ना, तो जियो तो क्या सही पैसा कमा रहा है यार, क्या प्रॉफिट कमा रहा है, चल मैं भी टेलीकम्युनिकेशन में जाता हूँ। ओ भाई साहब क्या 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगता है, तो इजीली है क्या एंटर करना इंडस्ट्री में? नहीं। पेन नहीं बनाना है अपने को कि भाई चलो बना लेते हैं, या अपने को कैलकुलेटर नहीं बनाना है कि इजीली एंटर कर जाओगे, समझ रहे हो। सो वो आपको
देखना पड़ेगा कि आप जिस इंडस्ट्री में एंटर करने की कोशिश करो उसमें न्यू एंट्रेंट्स का आना कितना इजी है। या एयरलाइन इंडस्ट्री वेरी डिफिकल्ट, हाईली कैपिटल इंटेंसिव है, हाईली रेगुलेटेड फर्म्स है बाय लॉ, इट्स नॉट दैट इजी। सो वो आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है उसमें कितना इजी है न्यू एंट्रेंट्स का आना। डिपेंड्स ऑन बैरियर्स टू एंट्री एंड परसीव्ड प्रॉफिटेबिलिटी इन द इंडस्ट्री। सो हो सकता है टेलीकम्युनिकेशन में लॉन्ग टर्म में बहुत प्रॉफिट हो, बट क्या उस इंडस्ट्री में एंटर ही कर पाओगे क्या? द आंसर इज नो, बिकॉज इट इज हाईली हाईली कैपिटल इंटेंसिव, बहुत ज्यादा लीगल रिक्वायरमेंट्स है उसके, पॉलिटिकल कनेक्ट्स चाहिए आपको उसके लिए वैसा। इंडस्ट्री विद ह्यूज कैपिटल माइट नॉट हैव थ्रेट ऑफ न्यू फर्म्स, लेजिस्लेशन रिस्ट्रिक्ट्स न्यू फर्म्स। कई बार एयरलाइन है, लो थ्रेट ऑफ एंट्री, बट पेन स्टेशनरी हाई थ्रेट ऑफ एंट्री। एंड लास्ट है इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन, बहुत ज्यादा हार्डकोर कट थ्रोट कंपटीशन होगा तो फिर भी प्राइस वॉर हो जाएगा, जैसे कि आज की तारीख में है इन यू कैन से बेवरेज इंडस्ट्री, बेवरेज मतलब सॉफ्ट ड्रिंक्स इंडस्ट्री में। तो कोक कुछ करेगा तो पेप्सी, कोक और पेप्सी का इतना हार्डकोर राइवलरी है, ओला उबर इतना हार्डकोर राइवलरी है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट इतना हार्डकोर राइवलरी है वो लोग का, दैट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर समबडी एल्स टू एंटर इन। अभी अगर आज की तारीख में मेरे को एक ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे फ्लिपकार्ट या अमेजॉन बनाना है, मैं नहीं चालू कर सकता, क्योंकि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट तो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन पे है, मतलब जो मार्केट का भाव है उससे तोड़ कर दे रहे हैं, करोड़ों का फंडिंग है ना वो लोग के पास। अब मैं अगर ऐसे ही कुछ बिजनेस चालू करूं और मेरे पास फंडिंग नहीं है, देन मैं क्या करूंगा? सो देखना पड़ेगा भाई कितना राइवलरी है, इंटेंस राइवलरी है, देन इन दैट केस प्राइस वॉर में अपना को कहीं प्रॉफिट का इंपैक्ट बुरा ना हो जाए। तो ये 5 बोलते ना, वो गाना गाना पड़ेगा, मेरे सवाल का जवाब दो, ये पांचों का जवाब दो ना। तो इन हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट फर्म्स, इन हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट फर्म्स रिजॉर्ट टू कट थ्रोट कॉम्पिटिशन टू विन मोर कस्टमर्स। इंटेंसिटी इज हाई कब? व्हेन फर्म्स आर ऑफ इक्वल साइज, एक्स्ट्रा कैपेसिटी है अगर इंडस्ट्री में, डिफिकल्ट इन डिफरेंशिएशन, हाई एग्जिट बैरियर्स है, फिक्स्ड कॉस्ट हाई है, तो ये सब चीज की वजह से कई बार बहुत ज्यादा इंटेंसिटी हो सकती है। अब लास्ट में एक क्लोजिंग पॉइंट अगर आप ध्यान रखेंगे तो देखना, हायर द अबव कंपोनेंट्स हायर द कंपटीशन इन द इंडस्ट्री। तो एक होना चाहिए बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, एंड लास्ट है इंटेंसिटी या राइवलरी अमंग फर्म्स। समझ गुरु? सो इन पांचों इंडस्ट्री स्ट्रक्चर या पोर्टर्स 5 फोर्सेस एनालिसिस आई होप आपको पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे। तो दिस, चलो नेक्स्ट कंपोनेंट है इसके बाद इसका कोर कॉम्पिटेंसीज एनालिसिस। भाई आज की तारीख में बोलते हैं ना, एक स्पेशलाइजेशन का जमाना है, आपका कुछ ना कुछ कोर कॉम्पिटेंसी होना चाहिए, ऐसा जो ना कोई कस्टमर ना कोई कॉम्पिटिटर आपको कॉपी कर सके। क्या है आपके पास कुछ ऐसा? जैसे कोलगेट बोलता है ना, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? सो वो उसका कोर कॉम्पिटेंसी है कि और कोई टूथपेस्ट में नमक नहीं, हमारे टूथपेस्ट में ही नमक है। वैसे ही कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स इन्होंने लिया है कि भाई गूगल है, गूगल का कोर कॉम्पिटेंसी है उसका सर्च इंजन का एल्गोरिदम, दैट नोबडी एवर हैज बीन एबल टू टच इट। या कोका कोला का उन्होंने बोला कोर कॉम्पिटेंसी है उसका जो उन्होंने उनका जो मिक्सचर है, कार्बोनेटेड वाटर, स्वीटनर और वो सब का जो मिक्सचर है, वो आज तक कोई क्रैक नहीं कर पाया। तो वैसे ही हर किसी का एक कोर कॉम्पिटेंसी होता है। डोमिनोज का यू कैन से कोर कॉम्पिटेंसी है चीज बर्स्ट पिज्जा, क्या बोलते हो? सो हर का अपना अपना एक कोर कॉम्पिटेंसी होता है, right? That core competency is what makes them a product differentiator, and वो अगर आप कर पाए ना, then in that case market आपका है। Process of identifying a company's fundamental strengths and attributes, और ये strengths and attributes unique है, differentiated है from the competitors। So catchwords क्या याद रखना है? Strengths, कैचवर्ड्स क्या है इसका? स्ट्रेंथ्स एंड एट्रीब्यूट्स, डिफरेंशिएट करता है जो विद इन इट्स कॉम्पिटिटर्स। फंक्शन ऑफ कलेक्टिव स्किल सेट ऑफ पीपल, देखो ये खुद से नहीं बनता, इट इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल, ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर, रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, सबको मिला के बनता है मेरा कोर कॉम्पिटेंसीज। सो लोग, इतने अच्छे लोग होने चाहिए आपका, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एकदम क्लीन होना चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए आपके पास, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अच्छा होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कुड रिजल्ट फ्रॉम कॉस्ट लीडरशिप और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, आगे वही आने वाला है। टेस्ट फॉर आइडेंटिफाइंग कोर कॉम्पिटेंस, एंड प्रोडक्ट बेनिफिट्स कितना अच्छा है, क्या आपका प्रोडक्ट वाइड वैरायटी ऑफ मार्केट्स कवर करता है, डिफिकल्ट फॉर कॉम्पिटिटर्स टू इमिटेट जैसे गूगल सर्च इंजन,
लॉस ऑफ कोर कॉम्पिटेंसीज रिजल्ट्स इन डिजास्टर, जैसे कि नोकिया एंड बजाज। नोकिया का कोर कॉम्पिटेंसी था ईज ऑफ यूज, ड्यूरेबिलिटी, वो उसका कोर कॉम्पिटेंसी था। बट जब स्मार्टफोन इंडस्ट्री आया ना, तो स्मार्टफोन इंडस्ट्री में एंटर ही नहीं किया क्विकली नोकिया ने, एंड बाहर उसका जो कोर कॉम्पिटेंसी था वो बाकी लोग खा गए, समझ रहे हो। तो उन्होंने अभी से फॉर एग्जांपल एप्पल सैमसंग ने भी फिर ईज ऑफ यूज बनाया जो नोकिया के पास भी था। तो अब ये दोनों सेम लेवल पे आ गए, एंड देन फिर बाद में एक लेवल ऊपर गए बाय इंप्रूविंग द टेक्नोलॉजी दैट दे आर यूजिंग। सो टेक्नोलॉजिकल नो हाउ बेटर डेवलप हो गया। कहां से आएगा आपके पास कोर कॉम्पिटेंसी? दो चीज होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अगर मैं बोलता हूं कि भाई मेरा कॉस्टिंग में कोर कॉम्पिटेंसी है, तो उसके लिए मेरे पास दो चीज होना चाहिए, एक रिसोर्सेस और दूसरा कैपेबिलिटीज। रिसोर्सेज, फैक्टर्स दैट एनेबल कंपनी टू क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर्स। तो मेरे पास उतना लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एंड ऑल ऑफ दोज रिसोर्सेज होना चाहिए जिससे मैं वो कोर कॉम्पिटेंसीज क्रिएट करते जाऊंगा। एम्प्लॉय, ब्रांड, टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग हैज टू बी देयर। तो स्टेम्स मतलब कहां से आएगा मेरे पास कोर कॉम्पिटेंसी? ऊपर से गिरेगा क्या? नहीं, रिसोर्सेज होना चाहिए, कैपेबिलिटीज होना चाहिए। कंपनीज कैपेबिलिटी टू कोऑर्डिनेट रिसोर्सेज एंड पुट देम इनटू प्रोडक्टिव यूज। बहुत टाइम ये देखा गया है कि लोगों के पास रिसोर्सेज होता है बट उसको सही तरीके से यूज करना उनको आता ही नहीं है। इट स्टेम्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, प्रोसेसेस एंड कंट्रोल सिस्टम। सो व्हाट आर योर स्टेम्स ऑफ कोर कॉम्पिटेंस? रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज। क्या आपके पास इनफ रिसोर्सेज है कोर कॉम्पिटेंसी डेवलप करने के लिए? इट कैन बी टेंजिबल, इट कैन बी इंटेंजिबल। क्या आपके पास इनफ कैपेबिलिटीज है टू एंश्योर दैट यू आर एबल टू डू द बेस्ट, राइट? सो ये स्टेम्स ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी। एंड लास्ट एप्लीकेशन ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस टू कोर कॉम्पिटेंसीज। सबसे पहले वैलिडेट कोर कॉम्पिटेंसीज इन द करंट बिजनेस। जैसे टेस्ला का कोर कॉम्पिटेंस ड्राइवरलेस कार्स, और कोई नहीं बनाता है ड्राइवरलेस कार्स, राइट? सो वो उसका कोर कॉम्पिटेंस है। गूगल का कोर कॉम्पिटेंस है उसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सेकंड, लेवरेज द कॉम्पिटेंस टू वैल्यू चेन ऑफ अदर एग्जिस्टिंग बिजनेस। जैसे अगेन क्रॉस सेलिंग गूगल कर रहा है। गूगल पहले खाली सर्च इंजन था, आज की तारीख में गूगल मोबाइल भी बेचता है। सो उसने क्या किया? क्रॉस सेलिंग किया। भाई डेटा तो है उसके पास, इतने सारे यूजर्स गूगल को एवरीडे सर्व करते हैं। सो उससे क्रॉस सेलिंग करके इट हैज स्टार्टेड लेवरेजिंग कॉम्पिटेंस टू अदर एग्जिस्टिंग बिजनेसेस। थर्ड है यूज कोर कॉम्पिटेंस टू रिकॉन्फिगर द वैल्यू चेन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस। आइकिया, अब मैं आपको आइकिया का एग्जांपल देता हूँ। आइकिया क्या है पता है क्या? एक फर्नीचर इंडस्ट्री में है। पूरे वर्ल्ड का 35% फर्नीचर मार्केट शेयर, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट का फर्नीचर मार्केट शेयर इज विद आइकिया। स्वीडिश कंपनी है, एंड जाके आना, आई हैव बीन टू बोथ द आइकियाज एंड दे आर सुपर्ब इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन एंड एवरीथिंग। सो आइकिया क्या करता है कि उसका जो भी कोर कॉम्पिटेंस है विच इज अफोर्डेबल फर्नीचर, यूनिक फर्नीचर, डिफरेंट डिजाइन, प्राइसिंग बेनिफिट देता है वो कस्टमर्स को, लॉयल्टी बेनिफिट्स देता है। सो क्या कर रहा है वो पता है क्या? रेगुलर बेस पे इट कीप्स ऑन अपग्रेडिंग अपना जो भी फीचर्स है। सो उसकी वजह से उसको और बेनिफिट मिलते जाता है। एंड यूज ऑफ कोर कॉम्पिटेंसीज टू क्रिएट न्यू वैल्यू चेन्स। फेडेक्स, डिज्नी, जैसे फेडेक्स ने प्लान किया है कि भाई उसके ना दो टाइप है। एक जो उसके लॉन्ग डिस्टेंस वाले, फेडेक्स मतलब आपको पता होगा कुरियर कंपनी है। एक लॉन्ग डिस्टेंस वाले जो उसके कुरियर्स है ना फेडेक्स के, उसके लिए उसने एक अलग कंपनी बना दिया। और जो शॉर्ट डिस्टेंसेस वाले कुरियर्स है उसके लिए उसने एक अलग कंपनी बना दिया, सो दैट उसका कोर कॉम्पिटेंसीज दोनों में बना रहे, ठीक है ना। अदरवाइज देयर वाज अ मिसमैच कि भाई उसके लॉन्ग कुरियर्स तो अच्छी तरह से बैठ रहे हैं, शॉर्ट कुरियर्स में प्रॉब्लम आ रहा है, ऑल ऑफ दैट। सो ये आपको चार चीजें ध्यान में रखनी है कि कोर कॉम्पिटेंसीज डेवलप अगर आपको और नेक्स्ट लेवल पे करनी है, देन दीज आर द फोर थिंग्स। सबसे पहले खुद का कोर कॉम्पिटेंसी को वैलिडेट कर लो। वैलिडेट कर लो मतलब आपके कंज्यूमर्स शुड कीप एंड अग्री टू द फैक्ट दैट यस, ड्राइवरलेस कार्स खाली टेस्ला का बेस्ट आता है, सर्च इंजन सबसे बेस्ट गूगल का ही है। तो ये अगर लोग आपको बोल रहे हैं तो इट यस, योर कोर कॉम्पिटेंसी इज वैलिडेटेड। ये अगर वैलिडेट हुआ तो इसको यूज करो क्रॉस सेलिंग के लिए, यूज इट इन योर अदर बिजनेसेस। थर्ड, एग्जिस्टिंग बिजनेसेस के जो आपके कोर कॉम्पिटेंसीज है उसको और बेटर वे में डेवलप करते रहो। जैसे आइकिया, कस्टमर लॉयल्टी, प्राइसिंग बेनिफिट्स, प्रीमियम प्रोडक्ट्स, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स सब देते रहता है। एंड लास्ट इज यूर कोर कॉम्पिटेंसीज टू क्रिएट न्यू वैल्यू चेन्स। इन केस आपको लग रहा है कि और भी आपको फर्दर सब डिवाइड करना है अपने बिजनेस को, अगेन यू कैन यूज देम। सो आई होप कोर कॉम्पिटेंसीज क्लियर हो गया होगा। अगेन
मेन फोकस किसके ऊपर है कोर कॉम्पिटेंसी में? स्ट्रेंथ्स एंड एट्रीब्यूट्स के ऊपर, जिससे चीजें उसके प्रोडक्ट्स डिफरेंशिएट हो जाएंगे। उसकी वजह से बेनिफिट क्या होगा? कॉस्ट लीडरशिप होगा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करने को मिलेगा। एंड प्रोडक्ट बेनिफिट सबसे इंपॉर्टेंट है, वाइड वैरायटी ऑफ मार्केट, समथिंग दैट यू मेक, जिससे और आपका कॉम्पिटिटर इमीडिएट नहीं कर सकता है। आप ये भी लिख सकते हो कि अगर कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है देन इन दैट केस आपका बिजनेस बंद भी हो सकता है। दो चीजें चाहिए कोर कॉम्पिटेंसीज को बढ़ाने के लिए, एक रिसोर्सेज और दूसरा कैपेबिलिटीज। रिसोर्सेज में दो चीजें आती है, एक आता है टेंजिबल, एक आता है इनटेंजिबल। इन केस ऑफ कैपेबिलिटीज, आपका ह्यूमन रिसोर्स कैपेबिलिटीज, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में आप अच्छे हो कि नहीं, एंड लास्ट में वैल्यू चेन एनालिसिस को आपको रेगुलर बेस पे वैलिडेट करना पड़ता है। सबसे पहला है कि करेक्ट बिजनेसेस के लिए यूज हो रहा है कि नहीं। सेकंड है आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस में आप उसको और कैसे बेटर वे में ले सकते हो। फिर बाद में खुद के अगेन जो आपका बोलते हैं ना स्ट्रक्चर है, उसमें आप और कितनी अच्छी तरह से बेनिफिट यूज कर सकते हो। एंड लास्ट इज न्यू वैल्यू चेन्स क्रिएट करने के लिए अगेन यू कैन यूज योर कोर कॉम्पिटेंसी। सो आई होप वी आर क्लियर विद दिस एज वेल। वैल्यू चेन एनालिसिस का थर्ड कंपोनेंट है सेगमेंटेशन एनालिसिस। तो देखो यहाँ पे मॉड्यूल ने एक व्हीकल इंडस्ट्री के लिए आपको सेगमेंटेशन एनालिसिस यूज करना बताया। तो समझो मैं ऑटोमोबाइल या मोटर व्हीकल इंडस्ट्री में हूँ, ठीक है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि यार चलो मोटर व्हीकल इंडस्ट्री में एंटर तो कर दे, बट इसके अंदर भी बहुत सारे इंटरनल बिजनेसेस है। मैं टायर का बिजनेस कर सकता हूँ, मैं वो स्टीयरिंग का बिजनेस कर सकता हूँ, मैं पूरा का पूरा कार बना सकता हूँ। सो आपको कौन से सेगमेंट में जाना है? सेगमेंट कैन बी प्रोडक्ट्स, इंटरनल स्पेयर पार्ट्स, इट कैन बी ज्योग्राफी के भाई नहीं मेरे को पूरा मुझे ऐसा लग रहा है कि नॉर्थ का जो क्राउड है वो ज्यादा कार्स खरीदता है, या साउथ का क्राउड है वो ज्यादा कार्स खरीदता है। सो आई वांट टू फोकस ऑन साउथ मार्केट, नॉर्थ मार्केट, एज द केस में बी। सो हर बिजनेस को कहीं ना कहीं एक बार देखना पड़ता है कि अपना सेगमेंटेशन क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हूं अभी कॉस्टिंग पढ़ा रहा हूं, मैं हो सकता है कि कॉस्टिंग सीए फाइनल में पढ़ा रहा हूं, मैं अब सीए इंटर में जाऊंगा तो वो और एक सेगमेंट हो जाएगा। अगर मैं फुल इंग्लिश पढ़ा रहा हूं देन इन दैट केस वो और एक सेगमेंट हो जाएगा कि मेरे पास साउथ का मार्केट है। सो व्हाट आई एम डूइंग अ सेगमेंटेशन एनालिसिस। आइए, सो सिंगल इंडस्ट्री इज कलेक्शन ऑफ डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स ना। भाई ऐसा तो है नहीं कि मोटर व्हीकल सीधा एक ही स्पेयर पार्ट लगाने से मोटर व्हीकल बन जाएगा, या अगर आपको मोबाइल का एग्जांपल लेना है एक ही चीज से मोबाइल बन जाएगा। नो, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, यू कैन से टायर इंडस्ट्री, ग्लास, बैटरी, मेटल, सो मेनी इंडस्ट्रीज का कॉम्बिनेशन है आपका व्हीकल इंडस्ट्री। हेल्प्स, इससे बेनिफिट क्या होगा? रिवील्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स एंड हेल्प्स टू डिसाइड वेदर आपको वो सेगमेंट में रहना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए। जैसे एक बहुत बड़ी कंपनी का मैं शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का मैं आर्टिकल पढ़ रहा था। उन्होंने बोला कि यार है ना बटन जो होते हैं ना शर्ट के बटन, वो हम खुद मैन्युफैक्चर करते थे, वो हमने खुद मैन्युफैक्चर करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि जब हमने उसको आउटसोर्स किया तो इट गेव अस मच बेटर ओवरऑल फाइनेंशियल बेनिफिट, और बटन्स हम लोग कुछ यूनिक बना भी नहीं रहे थे वैसे भी। सो इसके लिए इट वॉज बेटर टू आउटसोर्स। सो हमने क्या कर दिया, एक सेगमेंट एग्जिट कर दिया। कौन से सेगमेंट को? शर्ट में जो बटन का सेगमेंट है हम लोग को चाहिए ही नहीं। वैसे ही कई बार कुछ कार कंपनीज होती है जो अपने कुछ पार्ट्स है वो बोलते हैं हम लोग आउटसोर्स कर दिया, इट इज बेटर फॉर अस टू एंटर अ सेगमेंट। हो सकता है कि कोई और पर्टिकुलर चीज भी आप आउटसोर्स कर रहे हो, बट इट इज बेटर कि आपको खुद बनाओ, रिकॉन्फिगर वन और मोर सेगमेंट्स, और सम कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम। सो दिस इज अबाउट योर सेगमेंटेशन एनालिसिस। अब आते हैं अपने स्टेप्स के लिए, आपको क्या सेगमेंटेशन एनालिसिस के लिए आपको क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो सेगमेंट है वो कैसे डिवाइडेड है, बी इट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स, इंटरनल प्रोडक्ट्स कैसे है। जैसे कि ऐसा मैंने आपको बोला कार, कार में अपना कैसे डिवीजन है भाई, टायर इंडस्ट्री है, ग्लास इंडस्ट्री है, बैटरी इंडस्ट्री है, मेटल्स इंडस्ट्री है। तो वैसे आपको आपका सेगमेंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा भाई आप जो बिजनेस में है उसमें क्या है। जैसे आपको मैंने मोबाइल में बोला, एक मोबाइल में भी जो बैटरी होती है वो एक इंडस्ट्री हो गया, मोबाइल का जो बाहर का डिस्प्ले होता है वो एक इंडस्ट्री हो जाता है, आपका जो चिप होता है, मदरबोर्ड होता है अंदर का, वो एक इंडस्ट्री हो गया। सो वैसे ही आपको आइडेंटिफाई सेगमेंटेशन वेरिएबल्स एंड कैटेगरीज। मल्टीपल सेगमेंट्स आर देयर डिपेंडिंग ऑन नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंडस्ट्री। समझे? वो आइडेंटिफाई हो गया। उसके बाद देखो भाई, ज्योग्राफिकली आपको एक्सपांड करना है, प्रोडक्ट वाइज पे एक्सपांड करना है, कंस्ट्रक्ट अ सेगमेंटेशन मैट्रिक्स, क्रिएट अ मैट्रिक्स बेस्ड ऑन नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स, ज्योग्राफीज एक्सेट्रा, एनालाइज सेगमेंट अट्रैक्टिवनेस। अब मैंने सोच तो लिया है कि भाई इतने सारे डिविजन्स है, अब इसमें से सबसे बेस्ट डिवीजन कौन सा है।
अगर मेरे को ऐसा लग रहा है कि डिस्प्ले, मोबाइल का डिस्प्ले डिवीजन बेस्ट है या कार का व्हील डिवीजन बेस्ट है, सो लेट्स गो देयर। यूज टू इवैल्यूएट प्रॉफिटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ ईच ऑफ द सेगमेंट। वो सेगमेंट में क्या की फैक्टर्स है जिसकी वजह से मेरे को सक्सेस मिल सकता है, एंड देन एनालाइज अट्रैक्टिवनेस के रिलेट्स टू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सिंगल एंड मल्टीपल प्रोडक्ट। सो अगेन क्या डाइवर्सिफिकेशन है एंड उसमें से कौन सा मेरे को चूज करना है इज व्हाट आई हैव टू डिसाइड। सो ये होता है सेगमेंटेशन, स्टेप्स ऑफ सेगमेंटेशन एनालिसिस। पहला, आइडेंटिफाई करो क्या सेगमेंट वेरिएबल्स एंड कैटेगरीज है। सेगमेंट मैट्रिक्स बना लो बेस्ड ऑन प्रोडक्ट्स, बेस्ड ऑन ज्योग्राफीज। उसमें से क्या अट्रैक्टिवनेस है वो एक बार एनालाइज करो, वो अट्रैक्टिवनेस का की एलिमेंट क्या है वो आप देख लो, एंड देन फिर उस बेसिस पे यू कैन टेक अ डिसीजन विच सेगमेंट यू हैव टू चूज। सो एकदम सिंपल है। पहले सेगमेंटेशन एनालिसिस क्या होता है उसके बारे में थोड़ा लिख लो कि भाई आपके क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस है जिसकी वजह से यू मे वांट टू एंटर अ सेगमेंट, एग्जिट अ सेगमेंट, कॉस्ट रिडक्शन करना है आपको पर्टिकुलर सेगमेंट का, एक या ज्यादा से एक वन और मोर सेगमेंट्स में आपको एंटर करना है, और 5 स्टेप्स फॉलो कर लो। पहले क्या सेगमेंट्स है वो देख लो, उसमें से उस बेसिस पे एक सेगमेंटेशन मैट्रिक्स बना लो, उसमें से सबसे अट्रैक्टिव कौन सा है वो देखो, उसका की फैक्टर क्या है वो देखो, एंड देन फाइनली वैलिडेट इट। सो दिस इज अबाउट योर सेगमेंटेशन एनालिसिस। नेक्स्ट है सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। देखो आज की तारीख में अगर आपको टॉप लेवल बनना है कोई भी इंडस्ट्री का, देन इन दैट केस 3 चीज बहुत जरूरी है जो मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था। एक, यू हैव टू बी द कॉस्ट लीडर, जो जियो ने करके दिखाया है। सेकेंड, या तो आप अपना प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन रखो जो एप्पल अपने मोबाइल फोन्स में करता आया है। ठीक है, आज की तारीख में इतना मुझे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं दिखता है, फ्रैंकली स्पीकिंग, आई विल टेल यू, बट वैसा है। एंड थर्ड इज सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जिसको फोकस स्ट्रेटेजी बोल सकते हो, जिसमें सबसे बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी इज वन प्लस मोबाइल फोन्स। सो या तो आप कॉस्ट लीडर बन जाओ, प्रोवाइड बेटर प्रोडक्ट्स एट लोअर कॉस्ट, जो जियो ने करके दिखाया। सो क्या करके दिखाया? लोएस्ट कॉस्ट एट द सेम क्वालिटी और इवन बेटर क्वालिटी, जो आपका कॉम्पिटिटर दे रहा है उससे भी ज्यादा। दैट इज वेर यू क्रिएट योर कॉस्ट लीडरशिप। इकोनॉमी मतलब इतना ह्यूज लेवल ऑफ इनफ्लो, पीपल रजिस्टर्ड फॉर जियो, तो उससे आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल गया, वैरायटी ऑफ कस्टमर्स आपके पास आ गए, क्वालिटी दे दिया आपने, और क्या चाहिए। सो कंपनी मस्ट लोअर इट्स कॉस्ट टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और मैच विद कॉम्पिटिटर्स प्राइस एंड इंक्रीज इट्स प्रोडक्टिविटी। तो या तो उतना आपका जो मार्केट कॉम्पिटिटर दे रहा है उतना, या उससे बेटर थोड़ा प्राइस या उससे कम प्राइस रखो। लो कॉस्ट रॉ मटेरियल ले सकते हो, कुछ टेक्नोलॉजी ऐसा ले आओ जिससे आपको लो कॉस्ट बेनिफिट मिल जाए, सुपीरियर ऑपरेटिंग मैनेजमेंट, ऑल ऑफ दैट विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर लो कॉस्ट एडवांटेज। कैसे आप अचीव कर सकते हो? या तो आप किसी का डिजाइन कॉपी कर लो, चीपर रिसोर्सेज यूज कर सकते हो बट क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, लेबर का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर दो ताकि लेबर कॉस्ट कम हो जाए, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, लर्निंग का बेनिफिट मिल सकता है। भाई एक ही लेबर है, जब बार बार सेम चीज करेगा तो बेनिफिट मिलेगा आपको। हाई वॉल्यूम परचेज टू गेट डिस्काउंट, तो आप सप्लायर को बोल सकते हैं भाई सप्लायर मैं तेरे पास से इतना बल्क में परचेज कर रहा हूं, चल मुझे डिस्काउंट दे दे। लोकेटिंग इन एरियाज वेयर कॉस्ट एडवांटेज या गवर्नमेंट सपोर्ट है। कई बार आप बैकवर्ड इंडस्ट्री में अपना बैकवर्ड एरियाज में अपना इंडस्ट्री सेटअप करते हो, देन इन दैट केस वहां का जो लोकल गवर्नमेंट है गिव्स यू सब्सिडीज एंड मेनी बेनिफिट्स सो दैट वहां का एरिया भी डेवलप हो जाए एंड आपके इंडस्ट्री को भी फ्लरिश करने का मौका मिले। सो ये होता है एक लो कॉस्ट एडवांटेज। दूसरा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोवाइड कस्टमर विद बेस्ट यूनिक फीचर्स जो किसी ने नहीं देखा है। आई रिसेंटली परचेज, फॉर एग्जांपल मैंने BMW खरीदा, तो मुझे लगता है क्या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एडवांटेज है, टॉप क्लास क्वालिटी, ऑटोमेटिक है सब कुछ, जैसा आपने देखा भी नहीं रहेगा। कई कई बार आपको सोच के लगता है हाँ ऐसा भी हो सकता है। आज की तारीख में इतनी सारी कार्स आ रही है, ऑल ऑफ देम आर गिविंग सम ऑफ द अदर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। सो कस्टमर्स परसीव प्रोडक्ट्स विद ऑफर्स हाई क्वालिटी, इन्वॉल्व्स फ्यूअर रिस्क एंड आउट परफॉर्म्स कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। आप सोच भी नहीं पा रहे कॉम्पिटिटर उस चीज को, तो कैसे होगा? क्वालिटी अच्छा करो, इनोवेशन करो, कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस चीज है। सो कैसे अचीव करोगे? सुपीरियर डिजाइन,
आफ्टर सेल्स बहुत अच्छा होना चाहिए। मैंने आपको क्या बोला था, इंडियन प्रोडक्ट्स आर वेरी गुड, बट कहां पे वो लैक कर रहे हैं, आफ्टर सेल्स उतना अच्छा नहीं दे पा रहे, जिससे वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एडवांटेज उनके कॉम्पिटिटर्स के पास जा रहा है। एक्सपांडिंग द प्रोडक्ट रेंज, पैकेजिंग अच्छा करो, ब्रांड एकदम स्ट्रांग बना दो। सो ऑल ऑफ दिस डन विल हेल्प यू टू गेन अ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एडवांटेज। एंड लास्ट है फोकस स्ट्रेटेजी, जिसको सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी बोल सकते हो। कॉन्सेंट्रेट ऑन स्पेसिफिक सेगमेंटेड प्रोडक्ट लाइन विद इन द मार्केट। सो कैसे आप करोगे ये सब, सप्लाई एज पर व्हाट कस्टमर्स डिमांड, एंड अगर आपने कंपटीशन को सरवाइव कर लिया, देन इन दैट केस यू विल बी एबल टू अचीव व्हाट, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एडवांटेज एंड फोकस स्ट्रेटेजी, सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव बेनिफिट्स। कैसे अचीव करना है डिफरेंशिएशन एडवांटेज, पहले तो वो क्या होता है, सुपीरियर क्वालिटी, इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस, ऑल ऑफ दैट। कैसे अचीव करोगे, आउटस्टैंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, पैकेजिंग अच्छा होना चाहिए, ब्रांड स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए, एंड दूसरा है लो कॉस्ट एडवांटेज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यूज कर सकते हो आप, रॉ मटेरियल्स कम प्राइस पे ले सकते हो, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हो, अपना लेबर को आप बोलते हैं ना, बेनिफिट ऑफ लर्निंग कब आपको मिल सकता है, सो दैट कैन बी वन ऑफ द वेज। हाई वॉल्यूम टू गेट डिस्काउंट्स, गवर्नमेंट से लोकल सपोर्ट मिल सकता है, तो ऐसे एरिया में अपना ऑपरेशंस ओपन कर दो, all of this and you get the low cost advantage. So yeah, again superior performance and competitive advantage, both very very important. I hope we are clear. चलो नेक्स्ट है इंडस्ट्री स्ट्रक्चर को एनालाइज करके कैसे आप अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बढ़ा सकते हो। सो एक होता है कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस, दूसरा होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसमें क्या आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे रहे हो या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एडवांटेज, एंड थर्ड होता है वर्टिकल लिंकेज। तो अभी सर अभी अपन ने वही तो पढ़ा कि क्या कॉस्ट डिफरेंशिएशन, कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन क्या है वो पढ़ लिया। अब उसका स्टेप्स कैसे है, तो पहले कॉस्ट लीडरशिप अगर अपने को चाहिए तो इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस करवाना पड़ेगा, तब आप कॉस्ट लीडर बन पाओगे। तो उसमें देखो मैंने सबके लिए एग्जांपल दिया है, तो समझो अभी आपके जो भी वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस है, वैल्यू चेन एनालिसिस में अपन क्या करते हैं, एक एक स्टेप, एक एक प्रोसेस जो अपन कर रहे हैं उसको सब डिवाइड करते हैं। तो वो बोलता है कि भाई उसको सब डिवाइड करो, देखो कि क्या आपका सिस्टम, ऐसे फॉर एग्जांपल प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है तो क्या होता है उसमें, कैसे और कॉस्ट कम किया जा सकता है। तो पहला आइडेंटिफाई फर्म्स वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेसेस, दूसरा आपको देखना है कि भाई टोटल आपका जो कॉस्ट है उसमें इंडिविजुअल कॉस्ट कितना बैठ रहा है। सो न्यू आरपी सिस्टम रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट बट इंक्रीज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉस्ट। हो सकता है कि आप बोलो कि चलो हमको टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना है, तो आपने टेक्नोलॉजी में करोड़ों रुपया इन्वेस्ट कर दिया, बट वो टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट जिस चीज के लिए किया है उसका आपको जो सेविंग्स या बेनिफिट हो रहा है दैट इज वेरी मिनिमल। तो क्या फायदा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपने किया ही नहीं, तो कॉस्ट लीडर बनने के चक्कर में ऐसा हो गया कि आपका तो कॉस्ट और बढ़ गया, तो ये भी नहीं होना चाहिए। सो डिटरमाइन पोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और सर्विस एट्रीब्यूटेबल टू ईच वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस। तो हर प्रोसेस, हर स्टेप पे आपको देखना है कितना कॉस्ट लगने वाला है, एंड वीजा भी टोटल कॉस्ट कितना है, उसमें से वो प्रोसेस का कॉस्ट कितना है, वो कॉस्ट कम करने से मेरे को बेनिफिट कितना हो रहा है, वो एनालिसिस आपको सेकंड स्टेप पे करना होगा। यूज एस्टिमेट टू असाइन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सपोर्ट एक्टिविटीज एंड ऑल ऑफ दैट मस्ट बी एलोकेटेड। थर्ड, क्या कॉस्ट ड्राइवर्स हैं, उसको कैसे अपन लोग रिड्यूस कर सकते हैं। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, तो वो अगर एक साथ ज्यादा ऑर्डर करे तो क्या अपना कॉस्ट बेनिफिट हो सकता है क्या। आइडेंटिफाई फैक्टर्स और कॉस्ट डिटरमिनेंट्स फॉर ईच वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस। अगेन इसका फ्लिप साइड है कि मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट बचाने के लिए एक साथ ज्यादा ऑर्डर करूंगा बट जस्ट इन टाइम उसको अलाउ नहीं करता है, तो मेरे को देखना पड़ेगा कि भाई चलो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा बट सामने जो मेरा कैरिंग कॉस्ट है वो बढ़ रहा है। सो अगेन मैनेज करना पड़ेगा कहीं ना कहीं कि क्या ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरा 10 लाख से कम हो रहा है बट सामने अगर मेरा 6 लाख से ही कैरिंग कॉस्ट बढ़ रहा है तो भी 4 लाख रुपए का फायदा हुआ, गो हेड विद इट। सो वो रेगुलर बेस पे करते रहना पड़ेगा अगर आपको कॉस्ट लीडर बनना है आपकी इंडस्ट्री का। देन आइडेंटिफाई द लिंक्स बिटवीन प्रोसेसेस, और कुछ इंटरनल इतने सारे प्रोसेसेस इंटरलिंक्ड होते हैं उसमें कोई स्कोप हो तो। सो इंडिविजुअल एक्टिविटीज आर इंटरडिपेंडेंट बिटवीन वेरियस इंपैक्ट्स ऑफ टोटल कॉस्ट, सी उसमें कुछ और स्कोप है। एंड इवैल्यूएट अपॉर्चुनिटीज फॉर रिलेटिव कॉस्ट एडवांटेज। सो रिड्यूस कॉस्ट अंडर ऑल हेड बाय 15%, ये आप एक इंडिकेशन दे सकते हो अपने सब डिपार्टमेंट्स को। सच अप्रोच माइट लीड टू फोर्सफुल रिडक्शन ऑफ कॉस्ट इन सर्टेन एरियाज which might impact the sales। तो आपको देखना पड़ेगा भाई, ऐसा ना हो कि अपन ने सबको बोल तो दिया कि कॉस्ट रिडक्शन करो 15%, बट उसकी वजह से क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होना चालू करे जिसकी वजह से अगेन मेरा सेल्स लूज हो सकता है। सो एक
एंड पॉइंट ये है कि कॉस्ट लीडरशिप के लिए आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस रेगुलर बेस पे करना पड़ेगा, स्पेशली फॉर दीज 5 थिंग्स। पहला, जो भी आपका वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस है, जैसे प्रोक्योरमेंट प्रोसेस का एग्जांपल मैंने लिखा है, वो कितना ओवरऑल आपका उसका कॉस्ट लग रहा है एंड उसको कैसे अपन कम कर सकते हैं। सेकेंड, जितने भी मेरे प्रोसेसेस को मैं फाइंड कर रहा हूं उसका इंडिविजुअल कॉस्ट वीज अभी टोटल कॉस्ट कितना है, एंड अगर मैं उस प्रोसेस को रिमूव कर रहा हूं या इंप्रूव कर रहा हूं तो उसके लिए जो कॉस्ट लग रहा है उसके सामने मुझे बेनिफिट कितना लग रहा है। थर्ड, क्या कॉस्ट ड्राइवर्स है उसको कैसे अपन रिड्यूस कर सकते हैं। फोर्थ, जितने भी प्रोसेसेस है उसके इंटरनल लिंक्स क्या है एंड क्या उसको अपन और इंप्रूव कर सकते हैं। एंड लास्ट, ओवरऑल बेनिफिट होना चाहिए। सो इवैल्यूएट अपॉर्चुनिटीज फॉर अचीविंग रिलेटिव कॉस्ट एडवांटेज। सो ये हो गया मेरा फर्स्ट, जिसको अपन ने कहा इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस। सेकेंड है मेरा इंटरनल डिफरेंशिएशन एनालिसिस। सो कैसे आप अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करोगे। तो मैंने क्या बोला, कॉस्ट लीडर बनना है, इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस 5 स्टेप्स फॉलो करो। प्रोडक्ट डिफरेंशिएटर बनना है, ये 3 स्टेप फॉलो करो। क्या, कस्टमर्स वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेसेस, जैसे एप्पल ने विदाउट वायर का एयरपॉड लेकर आया, ईयरफोन लेकर आया, डेफिनेटली उसकी वजह से एप्पल का सेल्स बहुत बड़ा था वो पर्टिकुलर सेगमेंट में। सो आइडेंटिफाई वेरियस एक्टिविटी इन वैल्यू चेन टू डिलीवर प्रोडक्ट और सर्विसेज टू इट्स कस्टमर। एप्पल ईयरफोन्स विदाउट वायर। या अगर और कुछ बात करूं तो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजीज जिससे कस्टमर वैल्यू इंक्रीज हो जाए। एप्पल करता है, गूगल करता है, सुपीरियर फीचर्स डाल दो प्रीमियम कार्स में, फोन्स में। एंड बेस्ट सस्टेनेबल डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी यूज करो, जैसे स्टारबक्स प्रोवाइड्स वैरायटी ऑफ कॉफीज इन इको फ्रेंडली ग्लासेस। तो अगेन सस्टेनेबिलिटी, लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा इससे, ब्रांड बनेगा, गुडविल बनेगा कंपनी का। सो आइडेंटिफाई एक्टिविटीज विच कुड एनहांस डिफरेंशिएशन। सो ये तीनों को कंबाइन करके बनता है मेरा इंटरनल डिफरेंशिएशन एनालिसिस। आइडेंटिफाई कस्टमर्स वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेसेस, ठीक है। सो जैसा मैंने आपको बोला, एप्पल ईयरफोन लेकर आया विदाउट वायर, सो दैट वाज अ रियल वैल्यू क्रिएटर फॉर द कस्टमर। सेकेंड, सुपीरियर फीचर्स अपन लोग डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजीज अपन ऐड कर पाए। एंड थर्ड है और क्या बेनिफिट लॉन्ग टर्म में दे सकते हैं अपन अपने कस्टमर को। सो ये होता है इंटरनल डिफरेंशिएशन एनालिसिस। थर्ड है वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस। वर्टिकल लिंकेज मतलब अगेन आप एक आपने सुना है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, वर्टिकल इंटीग्रेशन, बस ये वैसा ही है। सो आप जो भी प्रोसेसेस, जो भी काम कर रहे हो सकता है उसमें से कुछ आउटसोर्स कर रहे हो और कुछ इंटरनली बना रहे हो, तो वो देख लो, आप लिंकेज देख लो कि भाई ऐसा कुछ है क्या कि मैं कुछ इंटरनल बना सकता हूँ या कुछ आउटसोर्स भी कर सकता हूँ। दैट इज कॉल्ड एज वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस। सो इट इंक्लूड्स ऑल अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम एक्टिविटीज थ्रू आउट द इंडस्ट्री. A company must identify and evaluate opportunities for sustainable competitive advantage after carrying out industry value chain analysis. तो आप एक बार इंडस्ट्री का, पूरे इंडस्ट्री का वैल्यू चेन एनालिसिस कर लो, फिर देख लो where do you stand and what can be improved. And last example दिया है, company manufactures cars using various components like chassis, steering wheel, tires, axles, ठीक है। Company does not manufacture all components in house, कुछ परचेज करता है थर्ड पार्टी से भी। कंपनी फोकस ऑन असेंबली लाइन विच इज इट्स कोर कॉम्पिटेंसी. Certain parts which are critical to the car are manufactured in house. So ये एक स्ट्रेटेजिक चॉइस है कि नहीं भाई, हमको हमारा जो कार का टायर है वो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट है, वो इंटरनली बनाना है। इंजन है, वो हाई पावर इंजन हमको हमारा इंटरनली बनाना है, वो मेरा कोर कॉम्पिटेंसी है, ठीक है, वो आप इंटरनली बनाओ। बाकी कोई काम है वो आप आउटसोर्स कर दो। कार का जो वाइपर बनाना है वो हो सकता है आप आउटसोर्स कर सकते हो, राइट। सो दैट्स वेयर यू विल डू अ वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस। सो यहाँ पे वैल्यू चेन एनालिसिस टू असेस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कब मिलता है, जब मेरे पास कॉस्ट लीडरशिप हो। कॉस्ट लीडरशिप क्या होता है वो यहां पे पढ़ा। कॉस्ट लीडरशिप कैसे इंप्लीमेंट करना है ये फर्स्ट 5 पॉइंट पढ़ लो। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है यहां पे पढ़ा। कैसे उसको लेकर आना है ये 3 पॉइंट पढ़ लो। वर्टिकल लिंकेज क्या होता है आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आई होप वी आर क्लियर, एब्सोल्युटली। सो इस हिसाब से आपका वैल्यू चेन अप्रोच फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सेट हो जाएगा। सर इतना सब याद कैसे रहेगा, ये सब पॉइंट्स याद करने का जरूरत भी नहीं है, 2-3 बार सुनो, साथ में पढ़ते रहो, सब कॉन्शियसली एवरीथिंग विल बी सेट, डोंट वरी, ठीक है ना। एक बार आप देखोगे तो आपको लगेगा ये तो सब कंफ्यूजिंग लग रहा है, सब में वही डिफरेंशिएशन एनालिसिस और वही सब इंटरमिंगल हो रहा है, इट्स ओके। 2-3 बार पढ़ोगे, लेक्चर सुनोगे, थिंग्स विल सेट अप। 1-2 बार कुछ चीजें जो कंफ्यूजिंग लगती है वो खुद से लिखनी भी पड़ेगी,
and then things will fall in place. So I hope we are absolutely clear. ये पूरा मॉड्यूल का ही चीज है जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ. So एक भी चीज फिर आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है. तो वैल्यू चेन अप्रोच फॉर असेसिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डन एंड डस्टेड. चलो नेक्स्ट आ रहा है अपना विजन मिशन ऑब्जेक्टिव्स. सो विजन मिशन ऑब्जेक्टिव्स में सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही मेरे हिसाब से जबरदस्ती डाल दिया है. तो हर एक कंपनी का एक विजन मिशन होता है कि भाई वी वांट टू रीच टू 5000 कस्टमर्स इन 1 ईयर. ओवरऑल हमारा विजन है कि पूरी दुनिया को हम से, मैं अगर मेरी बात करूं तो मेरा एक विजन है कि मैं पूरी दुनिया को एकदम सिंप्लीफाइड वे में मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ा सकूं, जिससे सबको समझ में आ जाए, प्रैक्टिकली लिंक करके. समझ रहे हो वैसा. सो हर एक कंपनी का वैसे ही एक विजन स्टेटमेंट होता है. स्टेटमेंट ऑफ कंपनी इज रीजन टू विच सीक्स द आंसर. क्या कि भाई क्यों है हमारी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू एंड मेजर गोल. सो मेरा मिशन क्या है? टू explain management accounting in simplest manner to every person on this earth. Vision, what the company would like to achieve. So ये मैं कैसे अचीव करूंगा? By with my lectures, YouTube videos, content, books, all of that. Objective, measurable future state that company wants to achieve. So almost similar ही point हो गया. क्या आप questions पूछोगे? ये देखो अभी कैडबरी का विजन का मैंने एग्जांपल लिया है. उनका फोकस है जुडिशियल प्रायोरिटीज, कमिटमेंट, कल्चर अच्छा होना चाहिए. वर्ल्ड्स बिगेस्ट एंड बेस्ट कॉन्फेक्शनरी कंपनी. कॉन्फेक्शनरी मतलब यही सब बेकिंग प्रोडक्ट्स और ये सबको कॉन्फेक्शनरी इंडस्ट्री बोलते हैं. कोर वैल्यूज, रिस्पेक्ट, इंटीग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी. ऑब्वियसली कैडबरी इज नोन फॉर ऑल ऑफ दिस. तो उसके लिए उसने अपने आप को क्या क्वेश्चन पूछा कि भाई क्या सर्विसेज अपन ऑफर करते हैं? चॉकलेट्स. प्राइमरी मार्केट क्या है? यंगस्टर्स. क्या कस्टमर्स को अपन सीख कर रहे हैं? वी आर टारगेटिंग ऑन ऑल द एज ग्रुप्स. एंड कहां पे अपने को देना है? अराउंड द ग्लोब. सब जगह आप कहीं भी जाओ आपको कैडबरीज मिलेगा. सो दिस इज अ विजन मिशन ऑब्जेक्टिव, नॉट दैट इंपॉर्टेंट. खाली एक आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए एज सच. नेक्स्ट है मेरा वैल्यू शॉप मॉडल. वैल्यू शॉप मॉडल का मतलब वैल्यू चेन एनालिसिस फॉर सर्विस इंडस्ट्री, जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंटीरियर डिजाइनर. तो मैं डॉक्टर का एग्जांपल लेता हूं. ठीक है. वैल्यू चेन एनालिसिस अपना जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री था उसमें 2 पार्ट में डिवाइडेड था. एक पार्ट था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का प्राइमरी एक्टिविटी एंड दूसरा था सपोर्ट एक्टिविटी. सपोर्ट एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो या सर्विस इंडस्ट्री हो सेम है. क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, प्रोक्योरमेंट. यही 4 थे वहां पे भी, यही 4 है यहाँ पे भी. प्राइमरी एक्टिविटीज में थोड़ा चेंज है क्योंकि वहां पे तो आप रॉ मटेरियल लेकर नहीं आने वाले हो. यहाँ पे आप कोई मैन्युफैक्चर, इनबाउंड, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस का तो काम नहीं कर रहे हो. सो यहाँ पे आप सर्विस इंडस्ट्री में क्या करते हो? एक एग्जांपल लेते हैं डॉक्टर का. जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो सबसे पहले क्या करता है? आपको पूछता है भाई क्या प्रॉब्लम है. सो फर्स्ट रोल ऑफ अ डॉक्टर इज फाइंडिंग प्रॉब्लम, फाइंडिंग एंड एक्विजिशन. समझ में आ जाए क्या है. फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेगा. ठीक है. उसमें से आपको वो कुछ ऑप्शंस देगा, बोलेगा भाई देखो आपके पास भी ऑप्शन होता है. एक होम्योपैथी है, एलोपैथी है, आप क्या यूज करना चाहेंगे या घर के नुस्खों से आप करना चाहोगे. सो चूजिंग अमंग सोल्यूशन एंड एग्जीक्यूटिव एंड कंट्रोल इवैल्यूएशन, मतलब आप रेगुलर बेस पे वो फॉलो कर रहे हो या नहीं. सो क्या क्या एग्जांपल आपको यहाँ पे रखना है याद? डॉक्टर का. डॉक्टर का काम क्या है? पहले फाइंड करे भाई क्या प्रॉब्लम है. सो प्रॉब्लम फाइंडिंग एंड एक्विजिशन. फिर उसको सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपना थॉट प्रोसेस यूज करो. फिर जितने भी प्रॉब्लम्स है उसमें से जो सोल्यूशन है आप उसको चूज करेंगे एंड रेगुलर बेसिस पे वो फॉलो हो रहा है कि नहीं वो आपको चेक करना है. सेकेंडरी एक्टिविटी सेम एज पोर्टर्स वैल्यू चेन. बहुत सिंपल है. इसके ऊपर 1-2 केस स्टडीज है, आगे बुक में दिया हुआ है, यू कैन गो थ्रू दैट. बट दिस इन टर्म्स ऑफ योर थियोरी ऑफ वैल्यू शॉप मॉडल, सर्विस चेन मॉडल, इतना ही है. सो आपको क्या याद रखना? देखो सेकेंडरी एक्टिविटीज तो सेम ही है. फर्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी एंड आपका प्रोक्योरमेंट. मेन प्राइमरी एक्टिविटी में क्या आता है? पहले डॉक्टर हूं मैं, प्रॉब्लम फाइंडिंग एंड एक्विजिशन. अच्छा अब उसको सॉल्व करना पड़ेगा. देखता हूँ बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स है, उसमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव उसको चूज करके दूंगा. एंड लास्ट में प्रॉपरली बराबर हो रहा है कि नहीं, एग्जीक्यूशन कंट्रोल बराबर है कि नहीं. दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज वैल्यू शॉप मॉडल या सर्विस चेन मॉडल. आई होप वी आर क्लियर. एंड लास्ट है रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट. अब स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट आ गया है, रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी चेंज होने वाला है. जैसे आप
अब तक आर्टिकल क्लर्क हो, जिस दिन पास हो जाओगे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे तो आपका रोल चेंज हो जाएगा। सो ट्रेडिशनली जो कॉस्ट अकाउंटेंट था, मैनेजमेंट अकाउंटेंट था, उसका काम क्या था? कॉस्ट एनालिसिस, कॉस्ट का एस्टिमेशन, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस, वेरिएंस एनालिसिस एंड ऑल ऑफ दैट। अब आज की तारीख के जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है उसको क्या क्या करना होता है? वैल्यू चेन एनालिसिस देखना है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, जो भी चैप्टर के नाम है ना सब लिख दो यहाँ पे। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, बेंचमार्किंग, री इंजीनियरिंग, टारगेट कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, देखो ना तुम सब चैप्टर 1 2 3 4 सब डाल दो, वही तो रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, बराबर के नहीं? टू फोकस ऑन स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स ऑफ द बिजनेस। ओके, इसी के साथ कंप्लीट होता है अपना चैप्टर 1 का भी रिवीजन। सो वी आर डन एंड डस्टेड, सब रिवीजन अपने कंप्लीट हो चुके हैं बॉस। अब एग्जामिशन के नीचे मैं नहीं मानने वाला हूं, एंड आप लोग भी अंदर से एक दिमाग लगा के बोल दो कि बॉस यस, 60 इज आर न्यू 40, चाहिए ही चाहिए अपने को इस सब्जेक्ट में। वेक अप अर्ली, स्लीप अ लिटिल लेट, डू नॉट गेट बोलते हैं ना बॉग डाउन बाय एनी सोशल मीडिया सर्विसेज एंड एवरीथिंग, सब त्याग दो। मैं आपको बोल रहा हूं डेफिनेटली यू विल अचीव योर गोल। और बोलते हैं ना वो एक पहाड़ चढ़ने के बाद जो व्यू आता है ना, दैट्स द बेस्ट व्यू। बट उसके लिए पहाड़ चढ़ना पड़ता है, वो मेहनत लेना पड़ता है। फिलहाल आप लोग पहाड़ चढ़ रहे हो, जिस दिन सीए का डिग्री आएगा ना, वो जो व्यू मिलेगा ना आपको पूरी दुनिया का, जो पूरी दुनिया आपको रिस्पेक्ट देगी ना, उसके लिए ऑल ऑफ दिस इज वर्थ इट, ट्रस्ट मी। हasta la vista, keep smiling, thank you so much।